वालेकुम अच्छा अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मिस। अच्छा बेटा, 1 मिनट आइएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूं फिर बात करती हूँ आप लोगों से। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है सूरतुल अनफाल की आयत जो है उनका मुताला करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सूरतुल अनफाल जो है यहाँ पर पेज नंबर 17 पर जो है मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? जी मिस आ रही है। ठीक है मिस। मिस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्यों? अच्छा, अब आ रही है मिस? आ रही है अब आवाज? मुझे ये बता दें कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मिस 1 मिनट, मैं 1 मिनट रुकिएगा। अब आपकी स्क्रीन शेयर भी हो जाएगी। अब आप करके देखें स्क्रीन शेयर। ठीक है। तमाम रूल्स रेगुलेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना अप्लाई कर रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट मोड ऑफ लाइफ। अच्छा, हमारी इस्लामिक सोसाइटी जो है वो किसने फॉर्म की है? अवर होली प्रॉफिट ही इज द एपोनिम फॉर्म। अच्छा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जो फर्स्ट इस्लामिक। अच्छा बेटा, हमारे पास आज इस्लामियात में सूरतुल अनफाल की जो है आयत हैं 20 से 28। ठीक है, हम अपनी पिछली क्लासेस में जो है इस्लामियात में सूरतुल अनफाल की जो है इब्तिदाई 20 आयत जो है वो मुकम्मल कर चुके थे। तो वो बच्चे जो इन क्लासेस में हमारे साथ शामिल नहीं थे, थोड़ा सा उनके लिए पिछली क्लासेस का जो है हम देख लेते हैं कि हमने इन आयत में क्या पढ़ा था। ठीक है, इन आयत में जो है शुरुआत में अल्लाह ताला ने जो है सूरतुल अनफाल में जंग बदर का जो है वो हाल बयान किया था कि ये जंग जो है पहला गजवा था मुसलमानों का। तो यहाँ पर इसके हवाले से जो है माल गनीमत का अल्लाह ताला ने जिक्र किया था यहाँ पर, और माल गनीमत क्या है इसके बारे में बयान किया था। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने माल गनीमत के हवाले से ये बताया था कि ये अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फिर यहाँ पर चूंकि माल गनीमत के हवाले से मुसलमानों के दरमियान आपस में बहस व मुबाहिसा हुआ, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास तौर पे हुक्म दिया कि अल्लाह से डरते हुए जो अल्लाह हुक्म दे उसके मुताबिक अमल किया जाए और आपस में सुलह रखी जाए। फिर आगे चलकर अल्लाह ताला ने इन आयत में, इब्तिदाई आयत में मोमिनीन का जिक्र किया कि मोमिनीन की जो है वो क्या सिफ़ात हैं। तो यहाँ मोमिनीन की जिन सिफ़ात का जिक्र किया गया है उनमें सबसे अहम तरीन सिफ़त ये है कि वो खुदा से डरते हैं, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाई जाती है तो उनका ईमान बढ़ता है। फिर वो अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करते हैं, नमाज जो है वो खुशू खुजू से अदा करते हैं, और जो माल अल्लाह ताला ने अदा किया है उस माल में से अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के मुस्तहिक बंदों पर खर्च करते हैं। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों का जिक्र किया था पिछली आयत में, जो बिल्कुल इब्तिदा की आयत है। यहाँ 2 ग्रोह जो थे वो कुफ़ार के थे, एक अबू सुफ़ियान का और एक अबू जहल का। तो इन 2 जो है कुफ़ार की जो ग्रोह थे उनको सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने मुसलमानों के रवैये का ज़िक्र किया। इनमें से एक जो था वो ऐसा ग्रोह था जो कि शाम से माल तिजारत लेकर आ रहा था, जबकि दूसरा ग्रोह वो था जो मक्के से जंग के लिए आ रहा था। मुसलमान ये चाहते थे कि यहाँ पर अबू सुफियान जो है उसकी जो जमात है, उसका जो ग्रोह है उससे जंग लड़के ये जंग जो है निमटा दी जाए और उसके बाद मुसलमान जो है वो फतेहयाब हो जाए। पर अल्लाह चाहता था कि नहीं, जो जंग की तैयारी के साथ आ रहा है बदर के मैदान में उसके साथ जो है वो जंग की जाएगी। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारी तरीके से जो है मुसलमानों की मदद की, क्योंकि ये मुसलमानों का जो था इस्लाम का पहला गज़वा था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों की हर तरह से मदद की। फिर हम देखते हैं कि 11 था 19 आयत जो हमने पढ़ी थी, इन आयत में अल्लाह ताला ने जो मोमिनीन पर अपना करम फरमाया था, उनको जो इनामात से नवाजा था उसका जिक्र किया है। उनमें सबसे बड़ा जो इनाम था वो बारिश थी, कि बारिश से किस तरह मुसलमानों को फ़ायदा हुआ उस जंग के इब्तिदाई जो वक़्त था उसमें। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया मुसलमानों की उस ग्रोह से जो कि जंग के मैदान में पीछे हट जाते थे। तो अल्लाह ने जो है यहाँ पर उनको ज़िक्र फरमाया कि जंग के मैदान से पीछे हटना सिर्फ़ 2 सूरतों में ज़रूरी है या जायज़ है। जैसे जब आप
अपने काफिले से या अपने ग्रोह से अलग हो जाए तो आप उनके साथ जो है जाने के लिए, मिलने के लिए पीछे हटकर अपने ग्रोह में शामिल होकर हमला करें, या फिर आप कुव्वत के साथ जो है वो हमला करने के लिए दोबारा जो है वो पीछे से वार करें। इन 2 सूरतों के अलावा जो है मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि वो जंग के मैदान से जो है वो भागें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को इस जंग में फ़तहयाबी नसीब फरमाई और यहाँ पर ख़ास तौर पर कुफ़ार को ये बताया कि उनकी जमात, उनका गिरोह जितना भी कसीर तादाद जितने भी लोगों पर मुश्तमिल हो जाए, उनके काम नहीं आएगी। क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा हक़ और सच्चाई के साथ जो है वो साथ देने वाला है और वो सिर्फ़ मोमिनीन है। ठीक है? ये हमारी वो इब्तिदाई आयत थी जो हमने अपनी क्लास से पहले पढ़ चुके थे। आज हमारे पास यहाँ पर सफ़ा नंबर 17 पे अव्वल जीम सूरत अनफाल की आयत 20 था 28। मिस ठीक है जी बेटे। मिस आपने 11 था 19 नहीं पढ़ाई थी, बेटा सिर्फ 11 1 से था 10 तक 19 हुई थी। बेटा 11 था 19 लास्ट डे जो है जो बच्चे आए थे उनके साथ क्लास में जो है हो चुकी थी। अगर आप प्रेजेंट थी तो मेरे ख्याल में आप क्लास में होंगी और अगर आप प्रेजेंट नहीं थी तो जाहिर सी बात है आपको नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर पिछली क्लास जो है उसका समझा दिया कि हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास जो है वो हमारी फ्राइडे को हुई थी, उसमें जो है हमने इन आयात को जो है पढ़ा था। ठीक है जी आयतें नहीं पढ़ी थी हमने बेटा। उस दिन क्लास में अम्मार भी मौजूद थे, उस दिन क्लास में जो है आयशा भी मौजूद थी। 4 बच्चे आए थे, बाकी बच्चे अगर नहीं आए तो किसका कसूर है ये बताइए। क्लास अगर लगी हो, स्कूल खुला हो और क्लास हो रही हो, आपका नहीं आना किसका नुकसान है? किसका नुकसान है ये? आपका है ना। ये जो पिछली आयत जो है वो लास्ट डे फ्राइडे को पढ़ाई गई थी, उस दिन आप सब जो है नहीं आए थे, लेकिन बाहर मैं एक दफा फिर समझा देती हूँ। थोड़ा सा अपनी बुक जो है उसमें आयत जो है आप खोल लीजिए जनाब। 11 था 19। ठीक है, 11 था 19 यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 20 से 28 तक की आयत है। अब 11 था 19 में यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है वो किन चीज़ों का जिक्र किया। सबसे पहले यहाँ पर उन इनामात का जिक्र किया गया है जो कि अल्लाह ताला ने इस जंग में जो है मुसलमानों को इनामात के तौर पर अता किए। देखिए, हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों ने खुद को एक कौम की हैसियत से मुनज़्ज़म करना शुरू किया। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को एक बाकायदा रियासत की शक्ल दी ताकि मुसलमान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें। लेकिन जो कुफ़ारे मक्का थे, जहाँ से मुसलमान हिजरत करके आए थे, उनको ये खौफ था कि इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर जब मुसलमानों में एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद कायम हो जाएगा, तो उनकी जो पोज़ीशन है बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मुसलमानों की जो क़ुव्वत मुनज़्ज़म हो रही थी, जो एक निज़ाम के तहत मुस्तहकम मज़बूत हो रही थी, अब उन्होंने उस क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। इस सिलसिले की पहली कड़ी तो ये थी कि वो मदीने के लोगों को पहले तरह-तरह की धमकियाँ देते थे। फिर यहाँ पर जो मुनाफ़िक़ों के सरदार थे, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उब्बी, इसकी धमकियाँ आमेज़ ख़ुतूत जो थे, वो ख़ास तौर पर मुसलमानों के पास जाते थे, जो मदीना में थे, जो अंसार थे, जिन्होंने मक्का के मुहाजिरीन को पनाह दी थी। ये उनको धमकी दिया करते थे और उनसे कहते थे कि इन्हें वहाँ से निकाल दो, वरना हम तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन वाक़यात की इत्तला मिली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि कुरैश यहाँ भी मुसलमानों को चैन से रहने नहीं देंगे। तो हुज़ूर पाक ख़ातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की दिफ़ा यानी कि बचाव के लिए, उसकी हिफ़ाज़त के लिए इक़दामात करने शुरू कर दिए। तो जंगे बदर जो है दर हकीकत ये वो ग़ज़वा है जो इस सिलसिले की सबसे अहम तरीन कड़ी है। ये वो अहम तरीन वाक़या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हजश एक शख़्स था जिसको 12 आदमियों के साथ कुरैश का जो तिजारती काफ़िला था, उसका जायज़ा लेने के लिए मक्का रवाना किया और उन्हें ख़त देकर भेजा कि इसे 2 दिन के बाद खोलकर पढ़ना। जब अब्दुल्ला बिन हजश जो है 2 दिन की मुसाफ़त के बाद यहाँ पर पहुँचा, नखला के करीब एक मकाम पर पहुँचा, तो उसने वो ख़त जो है उसको जब खोला तो उसे पता चला कि यहाँ पर जो कुफ़ार की नक़्ल व हरकत है उसका जायज़ा लिया जाएगा और इसकी इत्तला जो है वो वापस आकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। इत्तेफ़ाक से यहाँ पर कुरैश का एक तिजारती काफ़िले का ज़िक्र हुआ।
ये वही तिजारती काफिला था जिसका जिक्र हमने इब्तदाई आयात में पढ़ा था कि अबू सुफियान की सरबराही में मुल्क शाम से एक काफिला जो है मक्का जा रहा था। ये वो काफिला था जिसके पास जो है जंग हरब यानी कि जो जंगी सामान या हथियार थे वो मौजूद थे। यहाँ पर जब इस काफिले का गुजर हुआ और उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अब्दुल्ला बिन हजश नामी शख्स जो है उनका पीछा कर रहा है या उनके साथ साथ है, तो उन्होंने इस पर कातिलाना हमला किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने इस वाक़े पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। अब मुसलमानों को वो जो बेहथियार लोगों पर हमला करने या लूटने से मना किया गया था, उसकी वजह ही यही थी कि अगर मुसलमान भी वही काम करते जो कि उस वक्त कुफ़ार कर रहे थे, तो मुसलमानों में और कुफ़ार में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता। इधर जो कुरैश का जो काफ़िला शाम से जो मदीने के करीब पहुँचा हुआ था, उसने मक्का इस वाक़ये की इत्तला दी, तो यहाँ पर जंग की तैयारियाँ शुरू हो गई। यहाँ पर अबू जहल ने लोगों को जंग के लिए उभारना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला करने की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो गई। और उसके बाद जब कुफ़ार का ये जंगी कुफ़ार को की जो जंगी तैयारियों के साथ जो पूरा ग्रोह था, जब ये यहाँ से चला तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नबवी में सहाबा किराम से मशवरा किया और 313 जानिसारों के हमरा हुजूर खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले। ये बड़ा मुख्तसर काफिला था, लेकिन हक का बोलबाला करना था, कुफ्र का खात्मा करना था। तो यहाँ पर कुरैश की इस जमात के साथ जो कि 1000 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो जंगजू थे, बड़े बहादुर थे। तो यहाँ मदीने से तकरीबन 80 मील के फासले पर ये मुकाम जो बदर का वाक़या है, यहाँ पर जो है इन मौजू मकामात पर दोनों ने मोर्चाबंदी कर ली, यानी कि अपने लिए जंग का जो जगह थी वो जो है यहाँ पर उन्होंने उसका तयन कर लिया और अपने लिए वो जगह जो है चुन ली। अब मुसलमान जो थे वो बदर के उस मकाम पर पहुंचे, एक चश्मे पर कब्जा किया और मुसलमानों की तादाद कुफार के मुकाबले में बड़ी थोड़ी थी। अगर ये कहा जाए कि उनके मुकाबले में 1000 और 313 का अगर तनासुब निकाला जाए तो 3 पर 1 शख्स था, लेकिन उनके दिलों में खौफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस जंग में कामयाबी के लिए उनकी मदद भी फरमाई और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको जो है हर तरीके से हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर दिया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के कई इनामात उनको अता किए। पहले तो अल्लाह ने रहमत की बारिश फरमाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों को तक़वियत देने के लिए सबसे पहले रात को यहाँ पर बारिश फरमाई, मुसलमानों को तसल्ली दी कि तुम्हारे कदम जो है यहाँ पर जमे रहेंगे। तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि वो तो मोमिनों के साथ है, क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर जब मुसलमान पहुंचे तो उनके पास पानी की सख्त उनको किल्लत थी, वुजू के लिए, गुस्ल के लिए पानी मौजूद नहीं था। बड़े मायूस हुए ये। फिर शैतान इनके दिल में बड़े वसवसे डाल रहा था। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बड़ी दुआ की, दरख्वास्त की और उसके बाद अल्लाह जो है उसने जो है यहाँ पर जो बारिश बरसाई वो छोटे-छोटे हिस्सों में जो गड्ढे थे उस पे जमा हुआ। मुसलमानों को बड़ी दिली मुसरत हुई, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए पानी वाफर मकदार में जमा हो गया और जो उसकी किल्लत थी वो खत्म हो गई। अब मुसलमानों का जो मकाम था बदर पर वो ज़रा ऊँची जगह पर था। अब बारिश की वजह से रेत जम गई तो ज़मीन जो है मजबूत हो गई। कदम जम गए तो नक़्लो हरकत यानी कि आने-जाने में बड़ी आसानी हो गई। अब यहाँ पर अल्लाह की तरफ से ये जो बारिश थी दर हकीकत एक रहमत थी, ठीक है? लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कुफ़ार का जो इलाका था, उनकी जो जगह का तयन था, वहाँ पर जो मिट्टी थी वो एक कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई और उनके लिए यहाँ पर चलना-फिरना बड़ा दुश्वार हो गया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई सबकी कि रहमत की बारिश कैसे हुई है? जी बेटा, यस मिस, समझ में आ गई। ठीक है ना? अब अगली जो अल्लाह ताला ने इन पर रहमत फरमाई वो थी पुरसुकून नींद। लेकिन नींद जो है वो इंसान को चाकू चौबंद रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ इन आयात में भी अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया कि जब पुरसुकून नींद होती है वो इंसान की जो परेशानी और खौफ जो है उसको कम कर देती है। इंसान अपनी अक़ल की जो सलाहियतें हैं उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
अब चूंकि मुसलमान कुफार के मुकाबले में अपनी पोजीशन को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, तो उनको नींद भी नहीं आ रही थी। तो अल्लाह ने जब बारिश बरसाई तो माहौल बड़ा खुशगवार हुआ, ठंडी हवाएं चलने लगी, और ये बारिश जो थी उससे के बाद चलने वाली हवाओं ने इतना खुशगवार तासुर रखा कि मुसलमान खौफ परेशानी को भुलाकर पुरसुकून नींद सो गए। सुबह सवेरे जब वो उठे बेदार हुए तो उनकी थकन परेशानी के असरात खत्म हो चुके थे और वो ताजा दम होकर जंग के लिए तैयार थे। अब दूसरी तरफ का मंजर क्या था? दूसरी तरफ का मंजर ये था जनाब कि वहां पर जो कुफ्फार के पास जो जगह थी जहाँ कीचड़ हो गई थी, जहाँ बारिश का पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया था, जहाँ नकलो हरकत चलना फिरना दुश्वार हो चुका था, अब यहाँ पर उनको उनके लिए सोना तो इंतहाई नामुमकिन था। तो वो बड़े सुबह सवेरे थके हुए थे। ठीक है, यहाँ तक पुरसुकून नींद मुसलमानों के लिए नेमत साबित हुई। अब अल्लाह ताला यहाँ पर तीसरा जिक्र करता है, खौफ से उनको निजात दी। ठीक है, अब देखिए कुफार मुसलमानों को कुफार के मुकाबले में कम तादाद का एक खौफ था। वो एक बहुत बड़ी जमात थी, 1000 जंगजू लोग थे जो कि जंगी तैयारी के साथ आए। यहाँ फकत 313 थे, लेकिन शैतान भी इनके दिलों में वसवसे डाल रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए बेकरार हो जाते मुसलमान। फिर अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उनके दिलों में जो खौफ की कैफियत थी उससे निजात दी, शैतान का वसवसा दूर किया, उनके दिलों को तकवीयत यानी कि तसल्ली दी। ये खौफ से निजात जो थी, ये दरहकीकत अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इनाम था। फिर वो बड़ी बेखौफी और दलेरी से कुफार के मुकाबले में लड़ते रहे। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी मुसलमानों को, क्योंकि कुफार की तादाद का मुसलमानों को खौफ तो था, थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे। तो यहाँ पर हक और सदाकत की वजह से वो लड़ रहे थे, तो अल्लाह की मदद तो उनको मिलनी ही थी। तो यहाँ पर सूरत अल-अनफाल की इन आयात में अल्लाह ताला ने खास तौर पे मुसलमानों से कहा कि अगर वो अपने यकीन को और अल्लाह पर किए गए भरोसे को बड़ा मजबूत रखें। और फिर बेटा अगर हम जंग बदर के वाक़यात का तज्ज़िया करते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि बज़ाहिर तो कुफ़ार का लश्कर बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी जो कमज़ोर पोज़ीशन थी उसका एहसास था। तो उनके दिलों में भी जो खौफ था उसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है, जो उन कुफ़ार के लिए जो मुश्किलात पैदा की थी वो अलग थी। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे, जो तकरीबन 1000 के करीब थे। 500 के फरिश्ते दोनों जानिब से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पर बदर के मैदान पर जो है आए, और उन्होंने जो है मुसलमानों की मदद की। तो फरिश्तों की मदद जब मुसलमानों को मिली तो उनके दिलों को इत्मीनान हुआ। अब यहाँ पर कुफ़ार के दिलों पर मुसलमानों पर की एक हैबत तारी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो फरिश्ते थे उनका पड़ा हुआ एक हथौड़ा भी उनके ऊपर जो है ऐसा होता है कि वो फिर किसी काबिल ना रहते। तो यहाँ पर इस वजह से भी उनकी हिम्मत टूटी कुफ़ार की, और मुसलमान जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो लड़ते रहे। ठीक है, फिर इन्हीं आयत में एक अल्लाह ताला ने इनाम और दिया, और वो इनाम क्या था? वो इनाम था जनाब मुट्ठी भर खाक, जो आकाए दो आलम खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की जानिब जो है वो भेजी। देखिए मुसलमान चढ़ाई की जानिब थे, बदर के मकाम पे जो मुसलमानों का मकाम था वो ऊपर की तरफ था और जमीन नीची थी। इसकी वजह से मुसलमानों की जो तादाद थी वो दूर से ऐसी मालूम होती थी जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसकी जो बरक्स कुफ़ार की जो फौज थी वो नशेबी इलाके में थी। नशीब कहते हैं नीचे की तरफ को। तो इनकी जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी बिल्कुल गैर मुअस्सर थी। उनकी जो सफ़ों में जो इंतज़ामी तरतीब तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, और वो नीचे से ऊपर की जानिब जब हमला करने के लिए चढ़ते तो उनकी हिम्मत जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर निहायत मौसर तरीके से मुसलमानों को तरतीब दिया। इनकी जो यहाँ नज़्म जो था वो इंतहाई देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से एक मुट्ठी भर खाक यानी कि मिट्टी जो है वो कुफ़ार की जानिब उछाल दी, और अल्लाह के हुक्म से ये मुट्ठी भर का जो खाक थी उनकी आँखों में ऐसी पड़ी कि वो देखने से जो है वो माज़ूर हो गए। सूरज की तपिश का रुख कुफ़ार की जानिब हो गया, उनकी देखने की सलाहियत मुतासिर हुई, वो ऐसे बदहवास हुए कि फिर वो लड़ने के काबिल ना रहे।
तो दरहकीकत ये जो जंग बदर है ये मुसलमान और काफिरों के दरमियान जो पहली लड़ाई थी जिसमें अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों की हर तरह से मदद की। तो ये वो गज़वा था, गज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें आक़ाए दो आलम ख़ातिम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। तो इसमें मुसलमानों के जो बाहिमी इत्तेहाद है, यानी कि उनका जो मिल-जुल कर हमला करना, मिल-जुल कर काम करना था, उससे मिल्लत को बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ, मिल्लत बड़ी मज़बूत हुई। फिर यहाँ पर कुरैश के ऐसे सरदार जो इस्लाम के बड़े दुश्मन थे और लड़ाई में जो है पेश रहा करते थे, वो इस लड़ाई में ख़त्म हुए। जैसे कि उतबा, वलीद, शिबा, साद बिन अल-आस, उमैया, अबू जहल, ये वो लोग थे जो हर वक़्त मुसलमानों के जानी दुश्मन बने फिरा करते थे। इनकी हलाक होने की वजह से जो कुरैश की क़ुव्वत थी, वो जो है वो ख़त्म होती नज़र आई। यहाँ तक अल्लाह ताला ने आयत जो है 11 था 19 इसमें मुसलमानों पर दिए गए इनामात का ज़िक्र किया। ये इनामात समझ में आए सबके? जी बेटा। यस मिस, समझ में आ गया। यस मिस समझ आ गई। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताएं कि इनमें कौन-कौन से इनामात का ज़िक्र किया है? अनुषा, किसी एक इनाम का ज़िक्र कीजिए बेटा। मिस बारिश। बारिश, बारिश मुसलमानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद थी? उनके पास वज़ू करने के लिए और पानी पीने के लिए पानी नहीं था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई थी, तो फिर ताकि वो सहरों से पानी पी सकें और वज़ू कर सकें। ठीक। अम्मार, अम्मार जावेद, अम्मार बेटा, अम्मार आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अम्मार, अंतशा आप बताइए बेटा, बारिश के अलावा और कौन-सा इनाम था जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को अता किया? अंतशा, ज़ीशान। जी अंतशा। अंतशा माइक ओपन कीजिए अपना बेटा। जी फैज़। और कौन-कौन से इनामात का ज़िक्र हुआ बेटा यहाँ तक? बारिश के अलावा कौन बताएगा? जी आयशा। जी बेटा। मिस बारिश के बाद खुशगवार हवा भी दी थी। शाबाश इंसिया। और इसके अलावा? मिस नींद। शाबाश बेटा। और किस तरह मदद की थी अल्लाह ने? और मिस फरिश्तों के जरिए भी मदद करी। शाबाश मीर। ठीक है, तो यहाँ तक अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों की जो है मदद फरमाई और उनके जो है इनामात के ज़रिए जो है मुसलमानों के लिए इस जंग को लड़ना आसान हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरतुल अनफ़ाल की इन आयत में कुछ हिदायत दी हैं। किसको? मुसलमानों को। देखो, जंग बदर मुसलमान और काफिरों के दरमियान पहली बाकायदा जंग थी। ये हक व बातिल का पहला मारिका था। अब यहाँ पर मुसलमानों को बड़े खौफ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके खौफ को दूर किया। लेकिन अल्लाह ताला ने खौफ दूर करने के साथ-साथ मुसलमानों को आइंदा जंग के लिए जो है उनकी क़ुव्वत को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जो है कुछ हिदायत दी और उनको कहा कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या करें, कुछ इक़दामात पर जो है वो अमल करें। ठीक है, क्योंकि ये जो जंग है ये तो गाहे बगाहे कुफ़ार की जानिब से मुसलमानों पर जो है वो मुसल्लत होती रहेगी। अब मुसलमान क्या करेंगे? वो ऐसी राह अपनाएंगे जिसके ज़रिए वो डट कर काफ़िरों का मुकाबला कर सकें और अपने आप को इस बात पर आमादा रख सकें कि उन्हें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चाहे मैदान जंग में हो या घर में हो, अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या-क्या हिदायत दी, तो अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो काफिरों से जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहे। ठीक है, तो अल्लाह के भरोसे पर जंग अपने पूरे इरादे और दिल के साथ शरीक होकर लड़े, यानी कि दिल में अल्लाह का खौफ हो लेकिन कुफ्फार की तादाद का खौफ ना हो। हीले बहाने को बुनियाद बनाकर जंग में शरीक ना होना या उससे बचना या जी बेटा। मिस मुझे जी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अच्छा जनाब,
अब सही आ रही है? जी मिस नहीं मुझे भी मिस, आवाज अभी भी बहुत ही स्लो आ रही है। मिस मुझे बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज, लाउड एंड क्लियर। ओ बेटा आप या तो अपना ठीक है, हेडफोन सही कीजिए या अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अल्लाह जो है वो चाहता है कि जंग में मुसलमानों की जो शिरकत हो उसमें हक और सदाकत की सरबुलंदी हो। तो यहाँ मुसलमान जब अपनी जद्दोजहद का आगाज करते हैं तो अल्लाह उनको हुक्म देता है कि पूरे यकीन और जज्बे के साथ अपने आप को तैयार रखें। लेकिन अल्लाह हर जंग में फरिश्तों से मदद नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए मुसलमानों को मुनासिब तदबीर और हिकमत अमली इख्तियार करनी है। जैसे हर काम का एक प्लान होता है, हर काम के लिए कुछ जो है चीज़ें जो है वो अरेंज की जाती हैं, तो मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया कि तदबीर इख्तियार करें, हिकमत अमली इख्तियार करें। फिर उसके बाद जो है वो मैदान जंग में निकलें। अल्लाह हर जंग के लिए जो है फरिश्ते नहीं भेजेगा। फिर अल्लाह यहाँ पर मुसलमानों को अजर अजीम की जो है वो नवीद सुनाता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी जान जो है वो जब शहादत उनको नसीब हो जाती है, जब वो अपनी जान जो है अपने रब की हुजूर पेश कर देते हैं, तो अल्लाह के पास भी इसका बड़ा अज्र है। और अल्लाह जो है उस अज्र की जो उनको नवीद सुनाता है, खुशखबरी सुनाता है। लेकिन ये उनके लिए है जो कि हक और सदाकत के साथ जंग के मैदान में मौजूद रहेंगे। वो जो वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो बुज़दिली का मुज़ाहिरा करते हैं और जो डर जाते हैं, जिनका जज्बा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, तो अल्लाह कहता है कि उनके लिए ये अज्र जो है वो नहीं है। फिर कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को पीछे की तरफ भागने के अमल पर सख्त नाराज़गी का इज़हार करता है और उसका जो ठिकाना या उसकी जो वईद है वो जहन्नुम बताता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिसके लिए जो है यहाँ पर मुसलमानों को हुक्म है कि वो पीछे जंग के मैदान में हो सकते हैं। वो 2 सूरतें कौन-सी हैं? नंबर 1, अगर तो आप यहाँ पर मैदान जंग में कुफ़ार से मुकाबला करते हुए उसके जैसे कि पहले जो जंगें हुआ करती थी वो दो-बदू हुआ करती थी। यानी कि एक जो है किसी दूसरे जो ग्रोह होता था उसका एक शख्स होता था और यहाँ पर एक दूसरे ग्रोह का। तो दो-बदू आमने-सामने लड़ाई हुआ करती थी। तो अगर आप अकेले रह गए और आपकी हिम्मत जवाब दे गई है और आपको जो है मज़ीद ताकत चाहिए, तो आप पीछे की तरफ जाएँ और उसके बाद अपने ग्रोह की ताकत के साथ दोबारा हमला करें। या आप ये समझते हैं कि आप तन्हा रह गए हैं और आप मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तो जाएँ अपने ग्रोह से मिलें और फिर दोबारा जो है हमले की तैयारी करें। लेकिन यहाँ पर जो है लाज़मी तौर पर फरार की राह जो है उससे बचने का हुक्म दिया गया है और इस पर अल्लाह ताला ने बड़ी नाराज़गी का जो है वो इज़हार किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को हिदायत देने के साथ-साथ कुफ़ार को भी खिताब किया है। उनसे भी जो है गुफ्तगू फरमाई है, बड़ी तंबीह की है। तंबीह कहते हैं उस डाँट को जिसमें सख्ती के साथ तलक़ीन हो। और यहाँ पर 11 था 19 आयत में अल्लाह ताला ने जहाँ पर भरोसा मुस्तहकम रखने के लिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो है ताकीद की है, वहीं खबरदार किया कुफ़ार को भी और कहा है कि वो अपने बुरे इरादों से खुद को बाज़ रखें, क्योंकि वो लाख मुसलमानों के खिलाफ तदाबीर इख्तियार कर लें, वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि वो हक़ व सदाकत के बरखिलाफ़ काम कर रहे हैं। तो जो हक़ के खिलाफ़ काम करेगा, जो बातिल होगा वो कभी भी वो फ़तह कभी भी नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह ने कुफ़ार पर ये बात जो है वाज़ेह फ़रमाई कि वो जो है हर हाल में जो है जो तकब्बुर कर रहे हैं और तकब्बुर के ज़रिए अपनी ताकत को जो मुस्तहकम कर रहे हैं, तो उनकी ये ताकत, उनकी ये साज़िश मुसलमानों को कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकेगी। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन आयत में कुफ़ार पर ये भी वाज़ेह किया कि वो सरासर घाटे का सौदा कर रहे हैं, नुकसान का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तदबीर अगर कामयाब हो भी जाती है, उनकी किसी हिकमत अमली के तहत भी अगर बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार कर लेते हैं या ताकत के बलबूते पर, तो ये वक्ती है। उन्हें हमेशा के लिए एक ना एक दिन इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो जब ये दिन आएगा तो उसके बाद उनका जो घुमंड है, उनका अपना जो फ़ख्र है, वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तंबीह की है कुफ़ार को कि वो अपने ऊपर फ़ख्र ना करें, घुमंड ना करें कि उनकी तादाद जो है वो बहुत कसीर यानी कि ज़्यादा है। गुरूर ना करें। अपनी ताकत के बलबूते पर मुसलमानों पर गलबा हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह हमेशा मुसलमानों के साथ है। ठीक है? तो यहाँ तक इन आयत में अल्लाह ताला ने इन ख़ास बातों का पिछली आयत में जो है वो ज़िक्र किया था। यहाँ पर एक और
इन आयात में एक और बात जो थी उसका जिक्र जो है वो जरूर जो है समझ लीजिए। वमा रमैता इज रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। इस इबारत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। ये आयत जो है बेटा आपको पेज नंबर 14 की बिल्कुल लास्ट लाइन में मिलेगी। जरा इस आयत का थोड़ा सा जो है वजाहत, इसकी थोड़ी सी जो वजाहत जो है वो सुन लें। पेज नंबर 14 लास्ट आयत, रमैता इज रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। देखिए ये जो इबारत है ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 से ली गई है, ठीक है। इसमें जंग बदर से मुतल्लिक एक अहम वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि ये पहला मारिका था। मुसलमानों अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जो मुट्ठी भर कंकरियां कुफार की जानिब उछाली थी और जिससे उनकी बराह रास्त आंखें मुतासिर हुई थी, उनकी बिनाई मुतासिर हुई थी, तो उनको देखने में दुश्वारी का सामना था, तो वो पकड़ा गए थे। तो अल्लाह ने यहाँ पर ये वजाहत की कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अल्लाह ना चाहता तो ये ना होता, सिर्फ और सिर्फ कंकरियां जाती और वापस जमीन पे गिर जाती, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे अपना माइक बंद करो बेटे, इनसे अपना माइक बंद कीजिए बेटे। अच्छा जनाब, यहाँ पर इन आयात में जो है आज मैंने पिछली आपको जो आयात है वो दोबारा से समझा दी है, वो सारे के सारे जो स्टूडेंट जो प्रेजेंट नहीं थे, तो अपनी हाजिरी को बेटा लाजमी तौर पर यकीनी तौर पर जो है वो 100% कीजिए। क्लास जो है जब लगे स्कूल खुले तो लाजमी तौर पर सब आए, क्योंकि ये आपके लिए क्लासें अरेंज की जाती हैं, तो फिर आप जो है वो गैर हाजिर होकर अपना नुकसान कर दें, ठीक है। तो आज तो मैंने आपको पिछली क्लास का जो लेक्चर था वो दोबारा समझा दिया। यहाँ तक सारी बात सबकी समझ में आई बेटे? इनसे आप माइक बंद करो, मैं अपना माइक बंद कीजिए बेटा। यस मिस, समझ में आ- ठीक है, मीर आपकी समझ में आई बेटी? बेटा क्या क्या पढ़ा हमने? यस मिस, हमने इसमें अल्लाह अनस, ताला के अच्छा जी। अनुषा, कोई सवाल, कोई बात? फैज बेटा कोई बात, कोई सवाल, कुछ पूछना है? किंजा मिस जी बेटे। मिस मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता काम का फॉर्मेट क्या है, तो आप मुझे प्लीज समझा देंगी? अच्छा बेटा, आप न्यू स्टूडेंट है? जी मिस। अच्छा अच्छा बेटा, देखिए हमारे पास इस्लामियात में 3 पोर्शन है, ठीक है ना। एक हमारा कुरान, जिसमें हम आयत कुरान में जो है हम 3 सूरतें जो है पढ़ेंगे, सूरह अनफाल, सूरह मुमतहिना और सूरह अहज़ाब। इसके अलावा हमारे पास अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि हम कुछ अहादीस जो है वो पढ़ेंगे, और हमारे पास असबाक है। तो हमारे पास 3 पोर्शन है। तो अभी जो है हमारा पहला पोर्शन जो है वो चल रहा है, जिसमें हम कुरान मजीद से सूरह अनफाल की जो है इब्तिदाई आयत जो है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉपी वर्क में हमने सूरह अनफाल का शान नज़ूल जो है वो काम किया था, और इसके अलावा दीगर जो आयत मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, अब मैं आपको इसका काम जो है वो समझाऊंगी कि आपने इसका काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वो तमाम स्टूडेंट जो कि शुरू से आ रहे हैं, उनको पता है कि हम अपनी क्लास में सूरह अनफाल का शान नज़ूल लिख चुके हैं, और इब्तिदाई 10 आयत के सवालात और जवाबात हम जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग कोशिश ये करो बेटा कि आपके पास जब भी लेक्चर हो रहा हो या आपकी क्लास जब भी हो रही हो, आपके पास आपकी नोटबुक और आपके पास पेन होना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो वाकयात है ना, इसको साथ साथ नोट किया करें। जब आप ये नोट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके लिए सवालात और जवाबात खुद लिखना कितना आसान हो जाएगा। अब आप जरा पेज नंबर 16 पर आइए, 16 खोलें पेज नंबर सब। यहाँ पर देखिए मशकी सवालात दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि गज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र हुआ है। देखिए मैंने आपको एक एक इनाम के बारे में जिक्र करके बताया है कि ये क्या क्या इनामात थे। अगर आपने लेक्चर के पॉइंट्स नोट किए हों और आपको पता हो कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 इनामात का जिक्र किया है, तो आप समझने के बाद इसे खुद लिख सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुफ्फार के साथ मुकाबले की सूरत में किन इन आयत में क्या हिदायत दी गई है, ये भी मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया। अगर आप अपने पॉइंट्स नोट किए होते तो आप इसका खुद भी जवाब लिख सकते हैं। कुफ्फार को क्या तंबीह की गई है इन आयत के बारे में, इन आयत में, ये भी मैंने आपको तफसील से बताया। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी
आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का लेक्चर दिया जा रहा हो ना, तो उसे छोटी-छोटी बातों को नोट किया करें, ख़ास तौर पर इस्लामियात में। क्योंकि वाक़यात जो है अगर आपने समझ लिए ना, तो फिर आप सवालात-जवाबात खुद ही कर सकते हैं। फिर आपको उसके लिए टीचर से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास सवालात और जवाबात हैं, वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मैं आपको समझाऊँगी और कोशिश करूँगी कि हेडिंग्स आपको बता दी जाऊँ और आप जो है उसको खुद से कर लें। ठीक है बेटा? और कोई बात? कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो, किसी कोई बात समझ में नहीं अच्छा आई मिस, हो? मैं एक चीज़ अनाउंस कर दूं, बेटा क्लास लीव मत कीजिएगा, इसी क्लास में दूसरी क्लास शुरू होगी, तो किसी ने भी क्लास लीव नहीं करनी। मिस जी बेटा। मिस आपने सवालात लगा दिए? जी उमैस, क्या कह रहे हैं बेटा? आपने सवालात करा दिए? मशक़ी सवालात इसके? जी बेटा, पहले जो हमारी आयत थी वो तो हम क्लास में कर चुके थे। अभी जो मैंने आपको दोबारा से जो है आयत 11 था 20 पढ़ाई हैं, उसकी अभी मशक़ी सवालात हमने किए नहीं हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में जी। जो है मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगी, तो आप जो है उसके साथ जो है वो काम खुद करेंगे, ठीक है? और जो मिस समझ में नहीं आएगा जी अनुषा? मिस मेरी जो है ना 3 क्वेश्चन हुए मिस। अच्छा, ठीक, अच्छा, मैं बता दूंगी। ठीक है सही बेटा? है, सही है। सही है, तो फिर हम साथ-साथ उसे भी जी करते मैम। जाएँगे, सही है? अच्छा मिस जी, और जी बेटा? मिस जो मेरा अभी ये काम रह गया है वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी? बेटा मैं आपको बताऊँगी, आपसे आपसे मैं बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इस काम को कैसे करेंगी, ठीक है? फिर मैं आपको जो है इसकी जो है शान नज़ुल मैंने लिखवाया था, वो मैं आपको फिर शेयर करूँगी, तो फिर आप कीजिएगा उसको। बाकी जो समझ में नहीं आए, मैं हेडिंग्स बताती जाऊँगी, जो पिछला जो हमने ये किया है काम, तो फिर आप उसके मुताबिक जो है मुझसे समझ-समझ के फिर कीजिएगा, ठीक है? मिस जी थैंक सफ़िया? यू। मिस मुझे भी बता दिएगा, मेरा भी कोई काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, सफ़िया क्या हाल है? आप आ गई हैं वापस? जी, मैं आ गई वापस। ठीक है। सफ़िया आप भी और आलियान आप भी, आप दोनों जो है वो मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये दोनों काम करवा दूँगी, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक मिस है। मेरे ना इबादत के जो आपने तर्जुमे लिखवाए थे ना 3, मेरा वहां तक काम हुआ हुआ है, वहीं हुँ। तक। हाँ, वहीं तक ही करवाया। अच्छा, इबारात की जो हमारे पास तर्जुमे है ना, ये तो आपके पास आपकी आयत में ही मौजूद है। इसे आप खुद देखेंगे और करेंगे। बल्कि आप सवालात और जवाबात भी समझ के खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हेडिंग्स बताऊँगी और आप जो है हेडिंग्स के साथ-साथ खुद करेंगे ये काम। ठीक है? मिस हम अपनी क्लास में ही करेंगे। मिस जी, अभी मीर? अभी यहीं तक छोड़ दें, कहाँ आप बाकी का जो बताएंगी जब वो करें? जी, क्योंकि आज जो है मैं आपको आयत जो है वो 20 से 28 पढ़ाती और आगे का काम करवाती, लेकिन चूँकि अच्छे खासे बच्चे जो है फ्राइडे को एब्सेंट थे, तो ज़ाहिर-सी बात है लेक्चर उन्होंने नहीं लिया था। तो मैंने इसलिए जो है वो पिछला लेक्चर जो है आपको दे दिया, इसलिए जो स्क्रीन शेयर हो रही थी, वो हमारी आगे की आयत की थी। वो इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिस ठीक है? ओके मिस, थैंक यू। ओके बेटा? फिर यस मिस। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ये आयत जो है हमारी 20 से 28 उस पर, और हम मशक़ी सवालात जो है वो भी साथ-साथ करेंगे क्लास में। ठीक है? ओके मिस। ओके, आप लोग क्लास लीव नहीं कीजिएगा। अभी इसको आपकी जो है इस पर जो है दूसरी क्लास होगी, ठीक है? आपने क्लास लीव नहीं करनी है। और कोई बात तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना बेटे? ओके बेटा, अल्लाह इतना हाफ़िज़। जल्दी? अच्छा बेटा, कुछ अल्लाह हाफिज। बच्चों को आप लोगों का अगला पीरियड कंप्यूटर और बायो का है ना? जी सर। यस सर। जी सर। आप लोगों को बायो का एक लिंक यस। दिया गया होगा, जी जी ठीक है ना? बायो वाले जो बच्चे हैं वो उस लिंक पे चले जाएं, इस मीटिंग को लीव करके वहां उस लिंक से ज्वाइन कर लें क्लास, ठीक है? कंप्यूटर वाले बच्चे यहीं पर हैं, ठीक है? शेयर हो रही है या नहीं? यस में स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा हो बेटा, रही है स्क्रीन शेयर। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर देखिए, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर अटैच IO डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। दिस इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि भाई जितने भी फिजिकल हमारे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पैन, स्कैनर, मॉनिटर, CPU, ये सारे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और ये एक छोटी डेफिनेशन है जो आपके सामने आ रही है,
कि हमारे पास जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, देखिए जितने भी हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर आपके पास काम ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? यस मिस। अच्छा, सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर। टू परफॉर्म अ कंप्लीट जॉब बाय कंप्यूटर requires a number of instructions. The set of this instruction is called program. Many short programs are called software. There are two types of software: application software and system software. अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो देखिए सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो हम खुद डिजाइन करते हैं। अब हमसे मुराद क्या हुई? इंजीनियर। ये क्लास में हम अच्छी तरह लास्ट भी टाइम डिस्कस कर चुके थे कि देखिए इंटर के बाद जिसको हमें बहुत अच्छे साइंस और मैथ्स के साथ हमें पास करना होता है, उसके बाद हम चूज करते हैं फील्ड। तो लाइक दैट अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है तो आपको आगे पढ़ना पड़ता है, जहाँ आपको प्रोग्राम्स बनाने सिखाए जाते हैं और यही छोटे छोटे प्रोग्राम्स आगे जाके सॉफ्टवेयर बनते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें इंटर्नशिप जरूरी होती है, जिसमें आपको डील करना आ जाएगा, काम करना आ जाता है इस तरह। तो वो छोटे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो हार्डवेयर वो जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर वो छोटे छोटे प्रोग्राम जिनसे मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। अब ये हमारे पास दो कैटेगरी में आएंगे, एप्लीकेशन और सिस्टम। अच्छा, इसका एक पूरी एक क्लास है जो हम अकॉर्डिंग टू बुक लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे चार्ल्स बेबेज के बारे में बताना चाहेगा बेटा? कोई मुझे बताना चाहेगा बेटा? चार्ल्स बेबेज जो थे मैकेनिकल इंजीनियर थे। जी बेटा, बिल्कुल सही, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। और वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने। अच्छा, वेरी अच्छा, इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं प्यारे? इस इन्होंने क्या बोलते हैं यूनिट डिस्क्राइब 3 यूनिट बताए थे, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अच्छा चलो ठीक है, इनके 3 मेन पार्ट्स थे जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये तो इंजन कहता है कि जो काम करते थे। अच्छा चले, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और कोई मुझे बताना चाहेगा भाई इनका पूरा नाम, थोड़ा बहुत के भाई इन्होंने कब बनाया, ये है ना, कैसे, कहाँ पढ़ते थे, कैसे बनाया, पहला इंजन कौन सा था, फिर कौन सा आया, ऐसा कोई मुझे बताना चाहेगा? हेलो बेटा, चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे कि चार्ल्स बेबेज जो थे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अगर हम इनके बारे में जानना चाहें तो ये इंग्लैंड में इनका ये बॉर्न हुए तकरीबन 26 दिसंबर 1791 में। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने सबसे पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया था जिसका क्रेडिट इनको जाता है, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो बेबेज जो थे वो एक बैंकर फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल में इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। 1810 में इन्होंने कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन हुआ इनका। तकरीबन 1820 में इन्होंने सबसे पहला इंजन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा डिफरेंस इंजन। मगर ये इंजन सक्सेस नहीं हुआ। मैं आपको पिक में भी दिखा देती हूँ, हमारे पास डिफरेंस इंजन की पिक है, आपको नजर आ रही होगी पिक, ठीक है बेटा, आ रहा है? यस जी, डिफरेंस इंजन। अच्छा, सम टाइम बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर एक इंजन बनाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सक्सेस नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद चार्ल्स बेबेज ने फिर इंजन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। ये रहा, आपको एनालिटिकल इंजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कहता है कि तकरीबन 25,000 पार्ट्स लगे और इस इंजन का जो वेट था एटलीस्ट 13 टन के आसपास था, ठीक है। अब ये जो इंजन था ये मैथ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यही रीजन था कि ये इस इंजन की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हुए और ये दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर बना। क्लियर है? अच्छा, ये तो अच्छा हिस्ट्री तो हम डिफाइन कर ही चुके थे क्लास में, हमारा रह गया था टेबल ऑफ जनरेशन। अभी हमारे पास 2 टॉपिक रह गए थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चार्ल्स बेबेज। अब एक्चुअल जो हमारे पास है वो है टेबल ऑफ जनरेशन। अच्छा, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा?
यस मिस हो रही है। लो हो रहे हैं, गुड गुड गुड। अच्छा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे, क्योंकि मैं इसको ये टेस्ट में भी दूंगी और ये हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आराम आराम से ऐसे बताऊंगी कि आपको याद करने में और इसको मेंटेन करने में और इसे ड्रॉ करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ पीरियड देखते हैं। क्लियर है? कि फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड हमारे पास था 44 to 59। अच्छा, 44 हमने ना मार्क 1 से भी लिया था। किसी बच्चे को याद है मार्क 1 की डेट? हेलो उमेश, और भी बच्चे भाई मुझे बताइए। 1944 to 59। अच्छा, इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यूज किया वो थी वैक्यूम ट्यूब। और फर्स्ट जनरेशन मेन फ्रेम्स के अंदाजे से अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 18,000 हमने वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज की थी। ठीक है? स्पीड ऑफ कंप्यूटर, अगर स्पीड के हवाले से देखा जाए तो ये कंप्यूटर हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में आया बहुत स्लो था, यानी कि बहुत स्लो था। साइज ऑफ कंप्यूटर, अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज देखें तो वो कहता है वेरी ह्यूज, यानी बहुत बड़ा, और उसका नाम था मेन फ्रेम। क्या नाम था बेटा? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम। अच्छा, मेन फ्रेम। गुड बेटा। स्टोरेज के लिए, यानी कि मेन फ्रेम जो कि स्पीड के हिसाब से बहुत स्लो था, ठीक है, इसमें अगर स्टोर करने की कोई डिवाइस यूज की गई तो वो था पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। अगर हम पंच कार्ड की बात करें तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में जब आप लोग स्कूल आ रहे थे तो मैंने पंच कार्ड के बारे में क्या बताया था? कोई बच्चा मुझे बताएगा, या कोई नए बच्चे ज्वाइन हुए तो वो मुझे बताएं तो मैं उन्हें पंच कार्ड भी बता दूं। जी बेटा, पंच कार्ड। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मिस आ रही है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या पंच कार्ड क्लास आप लोगों ने ली थी? मिस जी बेटा। क्या बोल रही हैं, वापस बोलिएगा। हाँ बोले बेटा। मैं बोल रहा हूँ मिस, आप क्या बोल रही हैं, एक बार वापस बोल रहे हैं। पंच कार्ड। अच्छा चले, पंच कार्ड के बारे में कहता है कि डॉक्टर हरमन हॉलिट ने सबसे पहले पंच कार्ड बनाया है जिसपे डेटा पंच हुआ। ये पहला कार्ड था जिसको आईओ के तौर पर भी यूज किया गया। आईओ स्टैंड फॉर पता है बेटा? जी बेटा, आईओ कार्ड पता है? आईओ मीन्स, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मिस आ रही है। हाँ, तो आईओ स्टैंड फॉर बताएं मुझे। क्या मिस, आपकी आवाज आईओ, अच्छा हाँ बोले। इनपुट आउटपुट, यानी कि एक ऐसा कार्ड था जिसको आईओ के तौर पर भी यूज किया गया। इस पे डेटा पंच हुआ। साथ ही साथ पंच कार्ड के बारे में एक और बात थी उस समय जो बहुत ज्यादा हुई और आज ये वो है टेबुलेटिंग फॉर्म, यानी उसमें उस टाइम इस कार्ड पर डेटा टेबुलेटिंग फॉर्म में आया, यानी रॉ और कॉलम, जैसा भी आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने रॉ और कॉलम को यूज करते हुए ये टेबल ड्रॉ किया है, तो ये एक टेबुलेटिंग फॉर्म में डेटा आपके सामने मौजूद है। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसकी जो अपनी मेमोरी थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम। क्लियर है? एंड फर्स्ट जनरेशन में, यानी मेन फ्रेम फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई वो थी मशीन लैंग्वेज, यानी प्योर बाइनरी। क्या आप मुझे बाइनरी नंबर बता सकते हैं बेटा? मिस 1 and 0। 1 and 0, बिल्कुल सही। 0 मीन्स, 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। और क्लियर है? ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज है, प्योर। अच्छा, 1944 to 59 में कि सिर्फ 100 लोग थे जिन्होंने इस कंप्यूटर को यूज किया। क्लियर है बेटा? यस मिस। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है और मशीन लैंग्वेज के बारे में?
जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस मिस आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये वजह ये भी थी कि ये जो लैंग्वेज थी प्योर मशीन थी, तो थोड़ा कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। क्लियर है बेटा? यस मिस। सेकंड जनरेशन 1959 टू 65, क्लियर है टाइम पीरियड के हवाले से? ओके टीचर। कहता है 59 टू 65। अच्छा, अब वैक्यूम ट्यूब की जगह उसने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर। देखिए हमने फर्स्ट जनरेशन की बात की थी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे बहुत साइज में बड़ा था, स्लो था। अच्छा, पंच कार्ड यूज करा। अच्छा, पंच कार्ड का ये था कि यूज तो किया, ठीक है, एक अच्छी चीज थी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये भी रहा कि इसने गार्बेज ज्यादा दिया, यानी कि कार्ड पे डेटा अगर गलत हो जाता था तो गार्बेज उसके पास ज्यादा हो जाता था। तो ऐसी चीजों को ये नोट करता गया कि क्या क्या मुझसे मिस्टेक हो रही है, क्या क्या मुझे फीडबैक के तौर पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह उसने यूज करा ट्रांजिस्टर, जिसे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्पीड के हवाले से उसने कहा कि अगर ये लो थी तो 10 टाइम ये फास्ट हो गई फर्स्ट जनरेशन से। इसकी स्पीड इस जनरेशन के मुकाबले 10 टाइम फास्ट होकर आई सेकंड जनरेशन में। देख रहे हैं ना बेटा पिक्चर में? यस मिस। हाँ, अब साइज के हवाले से उसने कहा कि जहां मेरे पास मेन फ्रेम था जो कि बहुत बड़ा था, अब उसकी जगह Miss, रिप्लेस हुआ। जी बेटा, जी बोले बेटा। जी बेटा, अब मेरे पास आया मिनी कंप्यूटर, यानी कि उससे थोड़ा छोटा। अगर मेन फ्रेम की बात देखी जाए और हम ये मान लें कि ये बहुत बड़े एरिया में लगाया गया था, तो मिनी एक हॉल में आ गया था, एक हॉल नुमा कमरे में लगाया गया। पंच कार्ड उसने ड्रॉप करके सिर्फ यूज करा मैग्नेटिक टेप। टेप, अब आपने देखा होगा, कोई बच्चा मुझे टेप के बारे में बताएगा कि उसने टेप कहाँ देखा है? जी बेटा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि उसने मैग्नेटिक टेप कहाँ देखा है? कैसेट किसी बच्चे ने देखा है? यस मिस, वो रेक्टेंगल शेप में होता है। हाँ, लेकिन कौन सी कैसेट में आपने ये टेप देखा है? अच्छा चले, आपने वीसीआर की कैसेट देखी होगी, ऑडियो टेप, ऑडियो कैसेट देखी होगी। यस मिस। इसमें जो हाँ टेप हमारे पास है, ठीक। अब उसकी अपनी जो मेन मेमोरी थी उसने मैग्नेटिक ड्रम के बजाय क्या यूज करी? रैम एंड रोम। रैम है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी। ये एक फिजिकल चिप है जो आपने देखा होगा आपके आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। क्लियर है? यस मिस। लैंग्वेज के हवाले से उसने कहा कि जहां मैंने मशीन यूज की थी यानी प्योर बाइनरी, अब वो लेकर आए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में 90% जो कोडिंग थी वो इसकी अपनी अपनी ही लैंग्वेज में थी, यानी 01 में। लेकिन 10% क्या था कि उसने निमोनिक्स वर्ड्स यूज किए, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो शॉर्ट होते लेकिन उनकी अपनी एक एब्रिविएशन होती है। लाइक दैट, हम एडिशन है उसको शॉर्ट में क्या करके लिखते हैं? सम। हाँ, सम, ऐड। इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं ये निमोनिक्स होते हैं। अब क्योंकि उसने निमोनिक्स वर्ड यूज करे, तो अब जहां उसने अपने वर्ड यूज करे तो हमें जरूरत पड़ी अब ट्रांसलेटर की। अभी यहाँ सिर्फ नाम बताऊंगी, फिर ट्रांसलेटर की हम बकायदा क्लास रखेंगे। तो जो उसकी अपनी यूज 90% कोडिंग थी वहां तो उसने ट्रांसलेटर को यूज नहीं करा, लेकिन जहाँ 10% उसने निमोनिक्स वर्ड यूज करे उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसने कहा कि मुझे एक अदर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर यानी कि कन्वर्ट, जिसमें हम कर सकेंगे मशीन को हाई में या हाई से लो में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेटर। तो हमने जो असेंबली लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेटर यूज करा वो था हमारे पास असेंबलर। आगे जाके हम देखेंगे हमारे पास 3 ट्रांसलेटर होंगे, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ हमने यूज करा
असेंबलर। क्लियर है बेटा? यस मिस। अब क्वांटिटी जो हमारे पास सेकंड जनरेशन में आई वो थी 1000, यानी फर्स्ट जनरेशन में जहां हमने 100 यूज थे, लोगों ने यूज किया था, अब सडन हमारे पास तकरीबन 1000 लोग आ गए जिन्होंने इस जनरेशन में कंप्यूटर को यूज करा। हेलो जी बेटा, क्लियर है? अब आवाज आ रही है बेटा? यस मिस आ रही है अब। अच्छा ठीक। थर्ड जनरेशन, अब ट्रांजिस्टर की जगह हमने यूज करा आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यस मिस। स्पीड के हवाले से देखा जाए तो ये सेकंड जनरेशन से 100 टाइम फास्ट हो गई। अगर ये 10 टाइम थी तो ये इससे 100 टाइम फास्ट हो गई। थोड़ी सी मिनी की जगह हमारे पास आया माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम टीसी भी कहते हैं। टीसी जो हमारे टेबल पर आ गया है, डेस्क पर आ गया, जो आपने देखा होगा कि आपके घर में भी होगा, तो वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है। क्लियर है? अब टेप की जगह उसने यूज करा डिस्क, जो अभी तो खैर आपके पास आपने जी बेटा मिस मिनी में सीपीयू नहीं होता था? सब में होगा। हम आगे एक पूरी क्लास रखेंगे मेन मिनी माइक्रो की, उसमें सब डैम टर्मिनल हर चीज बताऊंगी आपको, ठीक है? अच्छा, यहाँ उसने यूज करा मैग्नेटिक डिस्क। अब इस हवाले से याद रखिएगा कि जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है उसको थर्ड जनरेशन में भी कह सकते हैं और फोर्थ जनरेशन में भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्क का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका था। अब तो ये ब्लैंक बहुत कम आता है, वरना पहले ज्यादातर ये ब्लैंक आता था कि हमें वो ईयर बताना पड़ता था जिसमें डिस्क इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? मेन मेमोरी के हिसाब से उसने कहा कि अब मैंने यूज की पी रैम एंड डी रैम। ये जो हमारे पास मेमोरी थी ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी थी, लेकिन अब जो हमारे पास मेमोरी आई वो प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी आई। इसमें अब कुछ प्रोग्राम भी डाल दिए गए जो सिर्फ रीड करने के लिए थे, और जो हमने अपनी रैम यूज करी वो थी डी रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैंग्वेज के हवाले से उसने कहा कि अब मैंने हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी, यानी HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, प्योर ह्यूमन रिलेटेड लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज आ गई, जो आपने देखा होगा जैसे भी मैंने लिखा हुआ है इसी तरह से लैंग्वेज आ गई। ठीक है? क्वांटिटी के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास अब जो लोग आ गए थे वो थे 10,000। क्लियर है? तकरीबन 10,000 लोगों ने एक साथ इसे ज्वाइन किया। क्लियर है बेटा? यस मिस। यस मिस। फोर्थ जनरेशन टाइम पीरियड के से उसने कहा 1970 to 80, यानी 1970 से लेके 80 के बीच में हमारे यस पास मिस। फोर्थ जनरेशन आई। माइक्रो प्रोसेसर उसने लगाया VLSI। अच्छा, ये एब्रीवेशन याद रखिएगा, मैं आपको पेपर में दूंगी ताकि आपको याद रहे। तो अभी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। स्पीड के हवाले से देखा जाए तो जब ये 100 टाइम ये फास्ट था तो इससे 10 टाइम फास्ट हो गया था हमारे पास फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और साइज के हवाले से जो आया हमारे पास वो था लैपटॉप। अगर कोई कहता है कि भाई लैपटॉप कब आया, तो लैपटॉप हमारे पास आया 70 से लेके 80 के बीच में। क्लियर है? स्टोर करने के लिए, यानी कि हम अभी स्टोरेज पे ही चल रहे थे कि भाई पंच कार्ड स्टोर के लिए यूज करा, मैग्नेटिक टेप पे डेटा स्टोर हुआ, फिर डिस्क आ गई। अब उसने कहा कि जी मेरे पास डिस्क आ गई है, फ्लॉपी डिस्क, जिस पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। शायद अब आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क ना देखी हो, और अगर किसी बच्चे ने देखी तो प्लीज वो मुझे बताएं कि क्या किसी ने फ्लॉपी डिस्क देखी है बेटा? नो मिस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह उसकी एक पिक्चर लेके रखूंगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी पहले फ्लॉपी डिस्क की। अच्छा, ये जो डिस्क थी इस पर हम अपना डेटा स्टोर करके मूव कर सकते थे, और एक फ्लॉपी पे तकरीबन 1.44 डेटा हमारे पास आ जाता था। ये एक पोर्टेबल डिस्क थी जिसे लेके हम आसानी से मूव कर लिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आजकल हम यूएसबी लेके मूव कर रहे होते हैं कि भाई हमारी जेब में होती है यूएसबी, तो हम बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से उसने कहा कि मच इजियर, बहुत आसान लैंग्वेज आ गई थी। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम पेंट ब्रश देख सकते हैं। पेंट ब्रश देखा है आपने?
मतलब कह सकते हैं कि मतलब इतना आसान आ चुका है कि अब ना बच्चे आसानी से अगर एक बार आप उन्हें ड्राइंग करना बता देंगे तो वो आराम से कर लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी आई वो मिलियंस में आ गई। बेटा किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज उसे बंद करिएगा, या उन्होंने उस पे रखा है इसलिए आवाज आ रही है हवा की भी। अच्छा मिलियंस, अब जो हमारे पास तादाद थी वो आ गई थी मिलियंस में। क्लियर है? 5th जनरेशन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास था 1982 सेंस, यानी 1980 के बाद से जो हमारे पास जनरेशन चल रही है वो है 5th। कहता है फर्दर इंप्रूवमेंट इन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में अभी मजीद इंप्रूवमेंट चल रही है। अगर स्पीड के हवाले से देखा जाए तो इस जनरेशन के मुकाबले में ये बहुत तेज हो गई है, मच फास्टर देन 4th जनरेशन। साइज देखा जाए तो टीनी डायरी, यानी कि अब जो कंप्यूटर है वो हमारी डायरी की शक्ल में भी आ गया, और अब तो आपने देखा है कि आपके मोबाइल में, वॉच में, तकरीबन सब में ही आ चुका है। स्टोर करने के लिए उसने कहा कि मेरे पास फ्लॉपी डिस्क के अलावा हार्ड डिस्क आ गई है एंड सीडी। अच्छा सीडी की एब्रीविएशन कोई मुझे बताएगा बच्चा? जी बेटा सीडी कंट्रोल डिस्क, नो, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट Compact डिस्क, disk. वेरी गुड वेरी गुड, कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा कॉम्पैक्ट की मीनिंग कोई मुझे बताए? जी बेटा कॉम्पैक्ट, जी बेटा श्रिंक, श्रिंक करके। अक्सर नहीं जब हम कपड़े वगैरह लाते हैं तो वैसे लोग बोल लाते हैं श्रिंक कर लें, नहीं होता वर्ड, वर्ड होता है कि वैसे श्रिंक कर लें, यानी कि सुकड़ना, सुकड़ा हुआ, श्रिंक, श्रिंक, श्रिंक फॉर्म में, कि हमारे पास जो सीडी पर डेटा आता है वो श्रिंक फॉर्म पर आता है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क और सीडी को कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 14 डिस्केट का डेटा, यानी कि तकरीबन 14 फ्लॉपी डिस्क का डेटा एक सीडी पर आ सकता है, इतना श्रिंक फॉर्म में इस पर डेटा आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? मेन मेमोरी जो हमारे पास आई वो आई EEPROM। ठीक है, अच्छा EEPROM का मतलब क्या हुआ? शायद यहाँ पर हमारे पास ये EEPROM रह गया था, इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमारे पास एक ऐसी मेमोरी आ गई थी जो इरेज हो सकती थी और उसमें फिर प्रोग्राम आ सकते थे, लेकिन ये इरेज सिर्फ 1 टाइम हो सकती थी। 5th जनरेशन में जो आया हुआ है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी EEPROM, इरेजिबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोग्राम एक बार इरेज हो सकते थे इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए। अच्छा इसके अलावा जो यूज किया गया, जिस तरह हमारे पास आ रही थी रैम, SRAM, DRAM, यहाँ पर हमारे पास आई सिम, सिंगल इनलाइन मॉड्यूलेटर मेमोरी। अच्छा ये चाहे तो आप लिख ले कहीं एब्रीविएशन, क्योंकि एक पूरी क्लास में सिर्फ एब्रीविएशन पर भी रखूंगी जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा एब्रीविएशन बोलूंगी। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो मैं वेट कर लूं बेटा 1 मिनट, दोबारा बोलूं या आपको याद है? मिस SRAM, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रोम की तो आपको पता होगी, आप मुझे बताएं रोम। जी बेटा रीड ओनली रोम की, मेमोरी, वेरी गुड, एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, गुड। अच्छा पी रोम की बताएं मुझे। जी बेटा पी रोम प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एंड डी रैम। जी बेटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड EEPROM बेटा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, वेरी गुड, एंड SRAM स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड। देखे भाई, एक बच्ची ने ही ध्यान से सुनी थी सारी बात। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड। एंड द लास्ट EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम रीड Memory. Read only memory. ओनली मेमोरी, गुड। Memory. एंड सिम की एब्रीवेशन, Mark. सिंगल इनलाइन Miss उसकी मॉड्यूलेट, single line. अच्छा, मेमोरी मॉड्यूलेटर। क्लियर है बेटा? ओके, लिख ली या मैं वेट करूं? Memory. सही ओके, ठीक है बेटा। बेटा इतना शोर क्यों कर रहा है कोई? देखो ये बेटा शोर बंद करिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, हम आ गए थे आर्टिफिशियल, यानी अब लैंग्वेज के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप में से कोई मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि क्या चीज है? मिस 15 मिनट। बेटा शोर कम करे कोई। हाँ मुझे बताइए, अब बताएं जी बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत बता दीजिए, फिर मैं आपको खुद बाद में बताऊंगी। इसके बकायदा हमारे पास आगे टॉपिक आएगा एजुकेशन AI, उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत मुझे बता दीजिए। जी बेटा, चिप होती है? नहीं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही हूँ बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। मिस ये जो होती है ना, ये सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस होती है। हाँ हाँ, अच्छा देखिए, गूगल मैप यूज किया? नो। गूगल मैप यस यस करें। कैसे करते हैं? चले कैसे करते हैं, मुझे पता चले ना क्या करते हैं। गूगल मैप, यस मिस। हाँ आपने देखा गूगल होगा मैप। कोई लोकेशन आप डालते हैं तो वो मैप Yes. आपको बता देता है। तो देखिए यस ये हमारे पास ये AI का यूज है। वैसे आगे जाके तो हम और भी देखेंगे, लेकिन अगर हम Yes. सिंपल कहना चाहें तो देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब होता है AI, A का मतलब होता है आर्टिफिशियल और I का मतलब होता है इंटेलिजेंस, यानी कि इंसानों के जरिए बनाया गया। जी बेटा, जी बेटा बोले। मिस ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये किधर आएगी? अब बेटा ये तो सर आपको बताएंगे, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर आएगी। हाँ ये आपको सर बताएंगे, ठीक है? जी बेटा, जी बेटा। ये भी मिलियन में है, इसकी भी क्वांटिटी मिलियन में ही होती है। मिलियंस, मिलियंस में। अब तो मतलब काउंटलेस खैर लोग आ गए, अब तो आप कह भी नहीं सकते कि कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये आज का हमारे पास टॉपिक था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। मैं दोबारा देख देती हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था हमारा। अच्छा, मैं ना बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ बेटा, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास पहले आए, कुछ बाद में आए, तो मैंने दोनों क्लासेस में ये रखा है कि अब हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ताकि जब आप फिजिकल क्लास में आएंगे तो हमें अंदाजा रहेगा कि हमने बुक से सॉल्व करना शुरू करा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, दोबारा से स्टार्ट लिया था मैंने। तो आज हमारे पास टॉपिक था, वो था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, चार्ल्स बेबेज एंड टेबल ऑफ जनरेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा काम की बात हो जाए कॉपी वर्क के हवाले से कि भाई कितना कितना आप लोगों ने काम किया हुआ है, क्योंकि ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा है ना। 10 सवाल हुए हैं पूरे। अच्छा उमैस, आप मुझे उमैस बेटा, आप मुझे बताएंगे कि आपने, उमैस शायद दोनों ही हैं, आप मुझे बताइए बेटा जी, आपने मिस। कितना काम किया है? मिस मैंने 10 सवाल किए हैं, शायद मेरे 15-16 सवाल हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, गुड गुड। एंड अम्मार, आप मुझे बताएंगे बेटा। अम्मार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा? माइक खोले अम्मार। अनस बेटा, माइक ऑन करके आप भी मुझे बताएंगे। एंड किंजा, आप मुझे बताओ। मीर, आदित्य चुप चुप। अच्छा मीर, आदित्य चुप चुप क्यों है? मीर ने एक दफा भी मुझे कुछ बात नहीं की है मुझसे। मीर ने, मीर यस मिस। हाँ जितने चुप चुप क्यों हो?
क्या हो गया मीर, अब तो घर में हो। मीर बोला करो प्यारे। मीर तो जवाब मीर और मैं अच्छा गुड। 15 सवाल कर रहे हैं अच्छा भाई देखो मैं बताऊं, टू बी ऑनेस्ट केस में ना बीच बीच में काफी आवाज आ रही थी, तो शायद मैं इतनी आवाज रिकग्नाइज नहीं कर पाई हूँ। अच्छा रूप, रूप क्या हुआ रूप? अच्छा भाई रूप, आपकी कॉपी में कितना काम है बेटा? हाँ फिर मैं 5 मिनट बाद ना क्लास लीव कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग रेस्ट लेके नेक्स्ट क्लास ले सके। तो मुझे जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। रूप रूप आपके बेटा कितना काम हो गया कॉपी में? मिस क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ है। 10 तक हो गया है, गुड। अच्छा सिलेबस वगैरह आपने लिख लिया था शुरू में? यस मिस। ओके गुड। अनस आप मुझे बताओ बेटा आपका कितना काम हो गया? रूप के पास तो 10 क्वेश्चन है। अनस आप मुझे 10 सवाल। बताइए। 10 सवाल आपके भी हो, गुड गुड, 10 क्वेश्चन आपके भी हो गए। सही सही। अम्मार आप मुझे बताइए बेटा। यस टीचर, हो गया है सारा काम 10 तक। अच्छा अच्छा। किंसा आप मुझे बताइए बेटा। यस मिस मेरा भी 10 तक हो गया। आपके भी 10 हो चुके हैं। मीर आपका कितना काम हुआ है बेटा? इस हमारे 15 क्वेश्चंस हुए हैं। 15 हो गए हैं। मुस्तफा आप तो लास्ट में आए थे। ये मुस्तफा, 10 सवाल हो गए। मुस्तफा तुम्हारा काम तो मुझे लास्ट वाला याद है, तुम ड्रॉ कर रहे थे, आई थिंक टेबल ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ तक मुझे याद बन रहा है। तुम जनरेशन पर थे मुस्तफा। यस यस यस। हाँ तो कितना काम हो गया मुस्तफा? 10 क्वेश्चन हो गए। मुस्तफा मैं रजिस्टर चेक करूंगी मंगा के। अच्छा अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं कितना काम हुआ है कॉपी में? 10 जी क्वेश्चन मुस्तफा, हाँ बोले। 10 क्वेश्चन हुए हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया। मुस्तफा कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है? बेटा मैंने तो डिफरेंट टाइमिंग में दिया था काम, तो मुझे याद नहीं क्योंकि आप तो सेकंड लास्ट डे ही आए थे, तो मैं इतना ही आपको काम बता पाई और करवा पाई। तो अब आप देख लीजिएगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो फिर वेट कर लें, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक स्कूल खुल जाए तो फिर देखते हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह चले चले अब आप थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए। अच्छा अब आप लोग एंड लीव मत करिएगा, ठीक है। आप लोग क्लास सिर्फ मैं लीव कर रही हूँ, इसके बाद वाले क्लास में सर आपको ज्वाइन कर लेंगे। अभी 5 मिनट है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें, ठीक है। चले अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों आपने क्लास जी क्लास 9 आज अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम स्क्रीन शेयर हो जाए उसके बाद जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी देखिए फिजिक्स में जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो चैप्टर नंबर 1 और 2 ये 2 चैप्टर्स हमने जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे ना, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, हाँ चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन, ठीक है। और चंद दिन क्लासेस हुई थी, उसके बाद फिर आपको बताया मसाइल हो गए थे, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना पड़ा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उस वक्त क्लास जब मैंने पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट्स कम थे ना, क्योंकि इनिशियली स्टेज थी, बच्चे कम थे बहुत, फिर ऐसा ऐसा जो है वो बढ़ते, लेकिन उससे पहले ही जो है वो ऑनलाइन की तरफ आना पड़ गया हमें। तो मैं चैप्टर नंबर 2 एक बार दोबारा जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ ना। चैप्टर 1 तो आपको पता है इंट्रोडक्शन है और उसका मैंने टेस्ट भी लिया था आपका,
ओरल टेस्ट हुआ था आपका, तो आपने उसके क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो भी आपने दिए थे ना। ठीक है, अभी हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं तकरीबन 17-18 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इज मेजरमेंट। ठीक है, जो क्लास इन्होंने ली थी फिजिकली तो उनको पता भी है, बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, लेकिन जो नहीं थे उनके लिए मैं एक बार दोबारा ये चैप्टर जो है रिवाइज कर रहा हूँ ना। अच्छा, मेजरमेंट चैप्टर 2 जो है, ठीक है, और इतना लेंदी चैप्टर नहीं है, 2 दिन में जो है वो ये खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। मेजरमेंट को उर्दू में कहते हैं पैमाइश करना। ठीक है, अच्छा बेटा अपने माइक को जो है ना बंद रखें ना। ठीक है, पैमाइश करना, नापना। देखिए दुनिया की कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो ना, कोई भी चीज़ अगर आप परचेज खरीदते हो मार्केट जाते हो उसको खरीदते हो या परचेज करते हो तो उसको मेजर करके लेते हो। ठीक है ना, ये तो आपका मालूम है। यानी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है परचून के आइटम लेते हो, आप परचून की दुकान पे अगर आप जाते हो, चीनी अगर आपको लेनी है, चावल लेने हैं आपने, ठीक है ना, तो आप पूरी बोरी नहीं लेते जिसमें रखा होता है, पूरी बोरी वो नहीं लेते, बल्कि आपको जितनी आपको मतलूब होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उसी हिसाब से आप लेते हो। यानी 5 किलो चीनी दे दो, आप दुकानदार से ये बोलोगे ना 2 किलो चीनी दे दो तो वो आपको दे देगा। तो वो आप उसके बाद वो उसको मेजर करेगा फिजिकल बैलेंस पे रख के और आपको जो है आपकी मतलूबा चीज़ दे देगा। ठीक है ना, तो ये मेजर किया उसने। कोई भी चीज़ आप परचेज करो, अगर आप गए ठेले पर, अगर आपको आलू चाहिए, प्याज चाहिए या आपको टमाटर चाहिए तो वो भी क्या है आप परचेज करोगे, पूरा ठेला नहीं खरीद लोगे आप। ठीक है ना, कि मुझे सारा ठेला दे दो यार, नहीं। अगर आपको आलू चाहिए 2 किलो तो आप उससे बोलोगे 2 किलो आलू दे दो। ठीक है ना, ये टमाटर चाहिए तो टमाटर आप बोलोगे उससे जितना आपको रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, तो वो आपको उतना आपको दे देगा, वो उसको मेजर करेगा और आपको दे देगा। तो ये भी आप मेजर करके ले रहे हो। यहाँ तक कि आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, ठीक है ना, तो वो भी आप क्या है मेजर करके लेते हो। ठीक है ना, यानी आप दुकान पे गए, आपको एक कपड़ा पसंद आ गया, पूरा थान है, ठीक है ना, लिफ्ट आपका पता है, दुकानों पे जाते हैं आप, तो उसमें से आपने कहा जी मुझे 6 गज जो है वो ये कपड़ा निकाल दो यार, तो वो आपको 6 गज मेजर करके आपको दे देगा। ठीक है ना, तो कपड़ा भी आप मेजर करके लेते हो। इवन ये कि फर्नीचर जो होता है वो भी आप मेजर करके लेते हो, उसकी मेजरमेंट होती है बाकायदा। ठीक है ना, हर तरह हर साइज का फर्नीचर मिलता है। चेयर्स होती हैं, बड़ों की चेयर्स अलग होती हैं, बच्चों की चेयर्स अलग होती हैं। मोंटेसरी सेक्शन में आप जाएं स्कूल के अंदर तो छोटी चेयर्स भी हैं, ठीक है ना, और बड़ों के लिए बड़ी चेयर्स हैं। इस तरह आप घर में फर्नीचर जो होता है वो भी क्या है मेजर करके आप लेते हो। ठीक है ना, कमरा अगर आपका छोटा है तो उसी हिसाब से आप जो है वो फर्नीचर को जो सिलेक्ट करते हो ना, डिवाइडर और अपना बेड और तमाम सिंगार मेज, ये सारी चीजें हर उसका साइज का मिलता है ये। ठीक है ना, तो फर्नीचर भी आप मेजर करके लेते हो। यहाँ तक कि आप घर जो होते हैं उसको भी आप मेजर करते हो। ठीक है ना, यानी 120 गज का मकान आप कहते हैं ना, 120 गज का मकान, 80 गज का मकान, 240 गज का मकान, ये क्या है, ये उसकी मेजरमेंट है। यानी अगर आपको मकान लेना है, सपोज करें आपका मकान, आपकी फैमिली छोटी है, 80 गज का मकान जो है बहुत है आपके लिए, तो आप 80 गज का मकान जो है उसी हिसाब से फिर आप जो है उसकी पेमेंट करते हो। पेमेंट कम होगी लाजमी है। 120 गज का है वो महंगा होगा, 240 गज का है वो और ज्यादा महंगा होगा। ठीक है ना, तो ये मेजर करके आप लेते हो हर चीज को, दुनिया की हर चीज को जो है वो हर फर्द वो मेजर करके लेता है, परचेज करता है। ठीक है ना, तो हमारा टॉपिक ही असल में ये मेजरमेंट यानी पैमाइश। ठीक है ना, अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई कि हर चीज मेजर करके ली जाती है। अब मेजर करने के लिए, ठीक है ना, यानी मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर एनीथिंग। ठीक है, दो चीजें आपको जो है मेजरमेंट करने के लिए बोलनी पड़ती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, वरना आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अच्छा वो दो चीजें कौन सी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा भी था, क्वांटिटी, एंड सेकंड इज यूनिट। ठीक है, कोई बात अगर आपने करनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप ना, मैसेज करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, तो क्वांटिटी एंड यूनिट, दीज आर द टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर एनीथिंग। ठीक है ना, यानी मेजरमेंट आप करना चाहते हो तो ये दो चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी, तो इसको ध्यान में बिठा लें आप। नंबर 1 क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एंड सेकंड इज यूनिट। ठीक है ना, ये दो चीज़ें ये पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज क्वांटिटी? ठीक है ना, हमारा यही टॉपिक है असल में, मेजरमेंट, उसके बाद इसकी दो कैटेगरीज हो गई, क्वांटिटीज और यूनिट्स। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज के बारे में ना, और अगर टाइम बचता है तो थोड़ा मैं यूनिट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वरना उसको हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटिटीज ना। पहले इसकी एग्जांपल ले लें कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। भाई आप तो किसी दुकान पे गए, आपको चीनी लेनी है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे? ठीक है, अगर आपको चीनी लेनी है तो उससे आप क्या बोलोगे? मुझे 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है ना, तो आपको दे देगा। बात क्लियर है बिल्कुल?
वो आपको आपकी मतलूबा चीज जो रिक्वायर्ड है आपको वो आपको दे देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उससे बोलें कि मुझे 5 चीनी दे दो, तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। 5 चीनी का क्या मतलब है, आपको साथ में किलो बोलना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी। 5 क्या है, 5 जो है वो क्या है, क्वांटिटी, और किलो क्या है, यूनिट। ये 2 चीजें आप बोलोगे तो वो आपकी यानी उस चीज को मेजर कर सकता है जिससे आप चीज ले रहे हो, यानी दुकानदार या शॉपकीपर वो उसको मेजर कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े के लिए भी आपको जो है वो बोलना पड़ता है कि 5 गज कपड़ा दे दो या 6 गज। ये 6 या 5 क्या है, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी, और गज क्या है, उसकी यूनिट है, या मीटर में आप लो, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी तो किसी भी चीज की मेजरमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में बिठा लें कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको 2 चीजें बोलनी पड़ती हैं, एक क्वांटिटी और दूसरी यूनिट, ठीक है ना। तो उसको आप मेजर कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चलें क्वांटिटी की। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटीज कह लें आप, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज हैं असल में, उसको हम शॉर्ट करके क्वांटिटीज पढ़ते हैं ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 1 फंडामेंटल, आपको याद आ रहा होगा जो स्टूडेंट्स क्लास में थे तो उनको याद भी होगा। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, एक ही बात है, फंडामेंटल लिखा हुआ जाए और बेसिक, बुनियादी यानी, ठीक है ना। सेकंड इज ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी, DERIVED, ड्राइव, ठीक है ना, ड्राइव क्वांटिटीज। ये 2 तरह की क्वांटिटीज होती है ना, ठीक है ना। इसके बाद अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद हम यूनिट पर आएंगे, और उसके बाद 1-2 टॉपिक्स हो रहे हैं इसके अंदर, तो चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटीज की ना। तो मैंने बताया देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, और सेकंड इज ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ, अच्छा, फंडामेंटल्स क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप सुने, ठीक है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है ना। क्या मतलब है भाई, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बहुत हमारी डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, उनको आप फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। जिनका बहुत ज्यादा अमल दखल है, इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, हमारी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, उन्हें आप कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है, ठीक है ना। देखिए 3 बता रहा हूँ फिलहाल में ना, फिर उसमें इजाफा हो गया, वो 7 हो गई हैं, लेकिन ये 3 हमेशा से फंडामेंटल रही है ना। अच्छा, इसमें नंबर 1 कौन सी है? मास, ठीक है, मास है, लेंथ है और टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है ना। ये तीनों याद कर लीजिएगा, साथ साथ याद भी करें ना आप, जो भी लेक्चर है उसको नोट करें, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, उसको नोट भी करते रहें साथ साथ आप ना, ठीक है ना। तो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा, वरना लेक्चर आप भूल जाओगे ना। तो उसको नोट कर लिया करें, रफ कॉपी रखा करें, जिस तरह मैं क्लास में कहता हूँ आपसे कि रफ कॉपी सामने होनी चाहिए, तो उसको आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं मास की। भाई मास जो है वो फंडामेंटल क्यों है, कैसे जो है वो मास हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, हम कहते हैं ये फंडामेंटल है, यानी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम थोड़ा प्रूव कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेंथ पर आएंगे, फिर हम टाइम पर आएंगे, उसके बाद ड्राइव पर आ जाएंगे ना, ड्राइव क्वांटिटीज पर, ठीक है ना। आज हम यही पढ़ेंगे। अच्छा, मास जो है वो फंडामेंटल है, कैसे भाई? देखें, द ऐसा यूनिट ऑफ द मास इज, मास की यूनिट क्या है? केजी, ठीक है, केजी, हाँ, किलोग्राम ना, शॉर्ट करके किलोग्राम, इसका जो एब्रीवेशन है वो किलोग्राम है, ठीक है ना। किसका? मास का, ठीक है ना। अच्छा, किलोग्राम, इसको हम शॉर्ट करके हमारी डेली लाइफ के अंदर जो लोग हैं वो पढ़ते हैं किलो, बस किलो बोल देते हैं, हालांकि वर्ड क्या है? किलोग्राम, ठीक है ना, लेकिन हम किलो बोल देते हैं। अच्छा, किलो के हिसाब से मार्केट में क्या मिलता है? चीनी मिलती है, चावल मिलता है, आटा मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ठेले पे चले जाएं तो आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ के अंदर 12 महीने के आइटम है, ये 12 महीने आप यूज कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना। यानी चीनी, चावल, आटा, ये हर कोई यूज कर रहा होता है, हर फर्द, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो डिफेंस में रहने वाला हो, चाहे वो रंगी टाउन या नॉर्थ कराची में रहने वाला हो, ये किसी भी इलाके में रहने वाला हो, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, तो इन ममालिक के लोग भी ये सारे चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दुनिया के तमाम लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी खत्ते से, किसी भी इलाके से
रीजन से ताल्लुक रखते हो, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और 12 महीने के आटे में ये आटा, चीनी, चावल, ये 12 महीने खाए जाते हैं ना, इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है इनको। अगर ये आपको सोचें, अगर ये एक दिन आपको ना मिले, अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए ना। यानी लाजमी है खाना जो पकाते हैं आप, सब्जियां ना हो, आटा दाल आपके पास ना हो, यही चीज़ें तो पकती हैं ना रोजाना, इन्हीं को तो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चावल पक रहे हैं, चावल नहीं पक रहे तो आटा रोटी पक रही है, तो उसके साथ कोई सब्जी या गोश्त पक रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ना मिले आपको रोज़, ये चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, तो आपकी ज़िंदगी मतलब समझ लें कि नामुकम्मल सी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि किलो जो है, किलो के हिसाब से क्या है, ये सारे आइटम किलो के हिसाब से मिलते हैं। और किलो किसकी यूनिट है, यानी किलोग्राम, ये मास की यूनिट है। इसका मतलब मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है आपकी लाइफ के अंदर। मैंने अभी प्रूव किया ना, चीज़ें बताई मैंने आपको जो किलो के हिसाब से। और किलो क्या है, यूनिट है। और किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। इसका मतलब मास इज अ फंडामेंटल, ठीक है ना, बिकॉज ये आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके लाइफ के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आप लेंथ के ऊपर। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। और लेंथ भी जो है फंडामेंटल है, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब किस तरह से, इसकी भी आप यूनिट बताएं। यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर। गुड, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, मीटर, ठीक है। इससे बड़ी भी है, छोटी भी यूनिट है, किलोमीटर भी है। मीटर से बड़ी किलोमीटर है। आपको पता है, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि लाहौर कितना है, तो आप कहेंगे किलोमीटर। वो बड़े डिस्टेंस जो होते हैं ना, वो किलोमीटर में होते हैं। लाहौर या इस्लामाबाद या और इंडिया कितना है, दूसरे ममालिक या कंट्रीज कितने हैं, ठीक है ना, वो किलोमीटर में होते हैं। अच्छा, मीटर से छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी भी है। ये सब लेंथ की यूनिट है। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको भी हम पढ़ेंगे सारी। लेकिन ऐसा यूनिट आप यूँ समझ लें, असल यूनिट इसकी जो है वो जो राइज है आजकल, ठीक है ना, हमारा सिस्टम जो है वो SI सिस्टम के अंदर जो यूनिट मानी जाती है वो मीटर है। अब मीटर के हिसाब से क्या मिलता है आप बताएं, मार्केट के अंदर अवेलेबल क्या चीज़ है। मीटर के हिसाब से आपको मालूम है कपड़े मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लॉथ्स, ठीक है ना, ड्रेसेस जो आप पहनते हैं। और ड्रेस जो है यानी कपड़े जो है हर कोई पहनता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है ना, हर कोई कपड़े पहनता है। ये आपने देखा होगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिफेंस में रहने वाले हों, चाहे वो गरीब इलाकों में रहने वाले हों, तो वो कपड़े लाजमी पहनते हैं। हर फर्क पहनता है कपड़े ना। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, बस ये फर्क है, कोई पुराने कपड़े पहनता है या उन्हीं को चलाता है वो काफ़ी अर्से तक, लेकिन पहनते हैं। यानी सबको पता है इसकी अहमियत, कपड़ों की अहमियत क्या है, ठीक है ना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कपड़े कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहमियत की हामिल है हमारी लाइफ के अंदर। हाँ, फिर शादी ब्याह के मामला आते हैं या ईद बकरीद आती है, तो उसके अंदर तो फिर एक से एक कपड़े जो है वो लोग लेते हैं और पहनते हैं उनको, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम है। डेली लाइफ के अंदर भी जो है वो रूटीन के मुताबिक जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस, वो आप पहन रहे होते हैं ना, हर कोई पहन रहा होता है, ठीक है ना, दुनिया भर के तमाम लोग। अच्छा, तो कपड़े कितनी अहमियत के हामिल है ना, ठीक है। नंबर 2 और क्या चीज़ है जी। और इसके अलावा आप देखें मकानात, मकान यानी आपके जो हाउसेज हैं, घर हैं, तो वो ये भी आप देखें किस हिसाब से मिलते हैं। ये भी गज के हिसाब से मिलते हैं ना, यानी 120 गज का मकान, ठीक है, 80 गज का मकान या 240 गज का मकान। और मकान कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मकान हमारी जिंदगी के अंदर कितनी अहमियत की हामिल है, जो गज गज के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है ना। जो कराची के अंदर है कम से कम यूनिट, ठीक है ना, पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कराची लेवल की, तो उसमें जो है गज के हिसाब से मकानात मिल रहे होते हैं ना। हाँ, बड़ी अगर हवेली है तो उसका हिसाब दूसरा होता है, लेकिन जो रूटीन के मकानात होते हैं नॉर्मल साइज के, वो गज के हिसाब से मिल रहे होते हैं ना। अच्छा, और मकान कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप देखें, हर फर्द, यानी आप भी मकान में रहते हैं, किसी ना किसी मकान में होंगे, मैं भी रहता हूँ। हाँ, ये होता है जी, कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं, किसी का अपना होता है बस, लेकिन हर फर्द जो है वो घर में रह रहा होता है, उसको छत मैसर होनी चाहिए। हर फर्द, बाहर से आते हैं बहुत से लोग, हमारे भी आते हैं, जानने वाले आपके भी, KPK से, पंजाब से बहुत से लोग आते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं कराची में रोजगार की तलाश में ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए छत छुपाने के लिए उनको एक जगह चाहिए होती है, तो सबसे पहले वो मकान लेते हैं। यार कोई मकान है तुम्हारी नज़र में तो बताओ यार। तो उनका मकान चाहिए होता है सबसे पहले। जब वो देखते हैं भाई छत छुपाने के, सर छुपाने के लिए छत मैसर आ गई है, उसके बाद फिर कहीं जाके वो अपना रोजगार की तलाश देखते हैं ना, कि यार अब देखते हैं। तो पहली चीज जो होती है वो छत होती है। तो हर फर्द घर के अंदर, मकान के अंदर रहता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बहुत से लोग खाना बदोश होते हैं ना, लेकिन वो भी किसी पुल के नीचे गुजारा कर रहे होंगे, छत के नीचे होते हैं। और ग्राउंड के अंदर जनाब झोपड़ी के अंदर रह रहे होते हैं, तो वो भी अपना मकान बनाते हैं, ऐसा नहीं खुले आसमान की तरह रह रहे होते हैं, वो भी झोपड़ी बनाते हैं या पुल के नीचे रह रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ करके वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं।
तो हाउसेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर ना, ठीक है ना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मकान और एक जो है वो कपड़ा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्या मिले हमारी लाइफ के अंदर ना, और ये सब मीटर और गज के हिसाब से मिलते हैं। और मीटर गज किसकी यूनिट है? लेंथ की। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसलिए हम कहते हैं ये फंडामेंटल है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ये बेसिक क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके बगैर गुजारा ना हो, बस आप ये समझ लें, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, ठीक है ना, आर कॉल्ड फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज। अब आ जाए थर्ड। थर्ड की अगर हम बात कर लें, थर्ड जो है वो है टाइम, ठीक है ना। टाइम जो है वो फंडामेंटल है। मैं तीन ये बता रहा हूँ फिलहाल ना, ये हमेशा से फंडामेंटल है ना। वक्त, जिसे हम कहते हैं वक्त, टाइम, ठीक है ना, ये भी फंडामेंटल है। और टाइम की अहमियत तो आपको मालूम है हमारी लाइफ के अंदर कितनी है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। यानी आपने सुना होगा ना कि टाइम जो है, जो लोग टाइम की कदर करते, टाइम इज मनी, ठीक है ना। और जो लोग टाइम की कदर करते हैं, टाइम उनकी, वक्त उनकी कदर करता है, ठीक है ना। यानी वक्त की कदर करना सीखो, हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। आज आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं आप, ये पढ़ने की उम्र है। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार काम काज कर लेते हैं, या छोड़ो अभी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे बाद में, कुछ और करना है आपने, ठीक है ना। यानी अगर मैं अब चाहूँ कि मैं पढ़ूँ यार, दोबारा अपनी तालीम का सिलसिला जारी करूँ, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो गया हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है वो पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ें, इसके बाद फिर आपने जो है नौकरी करनी है, जॉब करनी है, या बिजनेस करना है, वो बिजनेस की उम्र होगी, ठीक है ना। बड़े बड़े आप देखें सिपह सलार और बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा आपने, 17-18 साल की उम्र में इन्होंने सिंध फतह कर लिया था, ठीक है ना। ये कोई उम्र होती है? यानी आपकी उम्र के 15-16-17 साल की उम्र में इन्होंने अपना वक्त का सही इस्तेमाल किया, सही तयन किया, ठीक है ना। और इनकी उम्र कितनी थी? 32-33 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई थी। और तारिक बिन जियाद इस तरह से, इसके अलावा एक सिकंदर आजम थे, सिकंदर आजम के बारे में कहा जाता है कि 19-20 साल की उम्र में इन्होंने आधी दुनिया जो है फतह कर ली थी। वजह क्या थी? वजह ये थी जनाब के वक्त का इन्होंने सही इस्तेमाल किया, कि जवान हो गए हैं बस 16-17 साल की उम्र, और इसमें जो है वो अपना काम करना है, अपनी दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनानी है ना। तो ये होता है असल में। और 30-40 साल की उम्र में आकर तो पत्नी, अगर इनकी उम्र भी 35 साल थी सिकंदर आजम की भी ना। तो जो लोग और जो कौमें वक्त की कदर करती हैं, तो वही तरक्की भी करती हैं। आज आप देखें ना, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, ठीक है ना, अमेरिका की हम बात करते हैं, जापान की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी हो गया, चीन हो गया, बहुत ऊपर जा रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है वो ना, और एशिया का टाइगर है वो, ठीक है ना। तो ये इतना आगे क्यों बढ़ गया? नुमान सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ मीटिंग का, आप फिर खुद ही डिस्कनेक्ट, मीटिंग एंड कर दीजिएगा जब 2 बजे क्लास खत्म। चलें, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है बेटा। तो तो ये कौमें आज इतनी आगे हैं, उसकी वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो क्या है? वक्त की कदर करना। ये कौमें वक्त की कदर करती हैं, ठीक है ना। आज पाकिस्तान आप देखें पीछे है इतना, पाकिस्तान के पीछे होने की वजह क्या है? पाकिस्तान के पीछे होने की वजह जो है वो यही है कि हम वक्त की कदर नहीं करते। अगर हम बात करें, देखें पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, ट्रैफिक कब जाम होता है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, यानी आई चंडीगढ़ रोड की तरफ जो हमारा इकोनॉमिकल हब है, सदर का इलाका, बोल्टर मार्केट, तो यहाँ पर आप देखें तो 11 बजे जो ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन अमेरिका में आप निकल जाएं, जापान में निकल जाएं, तो यहाँ सुबह 7 बजे ट्रैफिक जाम होता है। सुबह 7 बजे का मतलब क्या है? ट्रैफिक क्यों जाम होता है? लोग सुबह 7 बजे निकल जाते हैं कामों पर, ठीक है ना, और वक्त का सही तयन कर रहे होते हैं, उसकी उन्हें अहमियत पता है कि सूरज निकल गया, आप काम पे चले जाओ, ठीक है, और मगरिब तक वो लोग फारिग हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो लेट नाइट काम होता है, सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है और देर तक जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए कौम पीछे है पाकिस्तान की। ये वक्त की सिर्फ एक काम करें, वक्त की कदर करें, तो बहुत आगे निकल जाए। और जो इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी ना, यानी गैदरिंग के तौर पर भी आपने जो है वक्त की कदर अगर आप करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। तो वक्त जो है बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम है। और ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको बताई हैं क्वांटिटीज, ठीक है। ये पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे, उसमें टाइम है, लेंथ है और मास है, ये क्या है? फंडामेंटल है, ठीक है। और अब आ जाए ड्राइव पर। आप ना ड्राइव की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 10 मिनट या 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर हम इसको जो है वाइंड अप करेंगे। और ये मेरे ख्याल में लास्ट क्लास है आपकी ना, ठीक है। तो अब आ जाए ड्राइव पर ना, ये हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो पढ़ चुके हैं इसको, तो उनकी समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, ड्राइव की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड टाइप है ये। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए, ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं,
फंडामेंटल के मिलने से बनती है, विच आर ड्राइव बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है ना, यानी ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो इंसानों ने बनाई हैं अपनी जरूरत के तहत ना, ये हम खुद बनाते हैं अपनी जरूरत के तहत। जैसे तरक्की होती है तो उसी लिहाज से जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ये क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और जबकि ये जो होती है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये समझते हैं अल्लाह की तरफ से बनी हुई है, लेंथ, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। जबकि ड्राइव जो है वो हम खुद बनाते हैं अपनी आसानी के लिए ना। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें एक दो मैं क्वांटिटीज के नाम बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, वॉल्यूम जो ड्राइव है, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल के मिलने से बनी है, ये फंडामेंटल के मिलने से बनी है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर कैसे फंडामेंटल के प्रूफ करें? देखिए, वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज, आपको पता है जनरल फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है ना, ये है इसका फार्मूला। यानी लंबाई कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 बार मल्टीप्लाई करें आप तो आपको वॉल्यूम मालूम हो जाएगा उस चीज का ना। ठीक है, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ क्या है? फंडामेंटल। विड्थ क्या है? ये भी लेंथ ही होती है, विड्थ जो है वो भी लेंथ है। और हाइट क्या है? ये भी लेंथ है। अगर देखा जाए, मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे की हाइट कितनी है, या मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे की लेंथ कितनी है, बात एक ही है। तो 3 बार आपने क्या, लेंथ को मल्टीप्लाई किया, 3 बार आपने लेंथ को मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो क्या बन गई? एक नई क्वांटिटी बन गई, उसका नाम है वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम के पीछे क्या है? फंडामेंटल है, इसके पीछे फंडामेंटल है। तो इसलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है, बिकॉज ये 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनी है। ठीक है ना, तो हर ड्राइव क्वांटिटी के पीछे लाजमी फंडामेंटल होगी, और वो फंडामेंटल या तो डिवाइड हो रही होंगी या कभी मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, चलें एक और एग्जांपल हम लेते हैं, और उसमें जो है वो स्पीड ले लें। चलें, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में ना, स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड। अच्छा, अब स्पीड जो है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो जो है आप बता सकते हैं कि ये ड्राइव है या नहीं है। अच्छा, अब देखें इसका फार्मूला क्या है। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे तो उसमें इसका फार्मूला भी है ना, लिहाजा अभी आप बता नहीं सकते, मैं आपको बता देता हूँ ना कि इसका फार्मूला क्या है। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको जो है वो स्पीड मालूम हो जाएगी। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस है या लेंथ, एक ही बात है ना। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, या मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितनी लेंथ है, एक ही बात है। यानी जिस कमरे में आप बैठे हुए हो तो उस जगह से दरवाजे तक कितना डिस्टेंस है, या जहाँ बैठे हो वहां से दरवाजे तक कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, बात तो एक ही है ना। तो डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल, जिसको आप लेंथ भी कहते हैं, और डिस्टेंस अपाउंट यानी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो आपको पता है फंडामेंटल है। तो देखें, डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ गया? हाँ, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई, जिसका नाम क्या है? स्पीड। ठीक है ना, तो इस ड्राइव क्वांटिटीज होती क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं। ठीक है ना, जो फंडामेंटल के मिलने से बनती है उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो आज हम इतना रखते हैं फंडामेंटल क्या है और ड्राइव क्या है। ठीक है ना, बिकॉज आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप ये भूल जाओगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप फिलहाल इसको ध्यान में रखो। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारा टॉपिक जो है वो मेजरमेंट है, और मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट करने के लिए, जिसे पैमाइश कहते हैं ना, तो मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी पहली बात तो ये कि मेजरमेंट किए बगैर आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं करते हो। आप मार्केट जाते हो तो आप लाजमी मेजरमेंट करते हो, उस चीज़ को मेजर करते हो, फिर कहीं जाके आप परचेज कर पाते हो। अब मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, क्वांटिटी आपको बोलनी पड़ेगी साथ में, और यूनिट आपको बोलनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हो। अच्छा, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जी? देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये 7 हैं तकरीबन आपकी बुक के अंदर ना, फिलहाल मैं 3 बता रहा हूँ आपको। मास, सेकंड इज लेंथ, एंड थर्ड इज टाइम। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, अच्छा, और कैसे हैं मैंने बताया आपको, ये प्रूफ किया था मैंने कि ये फंडामेंटल किस तरह से हैं, ये बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब ये 3 मैंने आपको बता दी है फंडामेंटल है। अच्छा, अब आ जाएं आप ड्राइव पर। ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज
आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। यानी ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, वो जो फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं। कोई भी ड्राइव, बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो आप पढ़ोगे 9th में भी और 10th में भी ना, ठीक है ना, 50 से करीब आपको मिलेंगी पूरी बुक के अंदर, 10 क्लास के अंदर, ठीक है ना। ड्राइव भी है, फंडामेंटल तो मैंने आपको बता दी, यही फंडामेंटल है बस। बाकी ड्राइव आपको बहुत सारी मिलेंगी जो हमने अपनी आसानी के लिए, साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए बनाई है, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन हो सके, ठीक है ना जी। अभी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा या आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे ना, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है, तो इतना ही रखते हैं, और यूनिट के बारे में इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं तकरीबन 17-18 पार्टिसिपेंट है ना। तो अनुषा है, मदिया है, मीर सिद्दीकी, किंजा है, रूप है, नेहा है, सुमैया, मुस्तफ़ा है, उमैस है, जुबिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो जी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा, तो आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं जी। सर माइक जी बेटा। सर आपने कितना काम कराया है? काम मैंने ये 2 चैप्टर करवा दिए हैं वैसे ना, 2 चैप्टर्स मैंने रिटर्न में करवा दिए हैं ना कॉपी के अंदर। अब अगर ऑनलाइन क्लासेस पर रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा फिर, तो आप भी कर लीजिएगा ना, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे आप बताइएगा भाई, मुझे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कुछ, उनके नाम बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम कौन बताएगा? 3 फंडामेंटल के मैं नाम बताऊं? बताओ बेटा, बताओ। सर मैं बताऊं? मास, लेंथ, टाइम। गुड, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज के नाम बताओ, ड्राइव क्वांटिटीज के नाम कौन बताएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। हाँ डेंसिटी। जी, जी ठीक है, चल रहे हैं। असल में डिस्टर्बेंस होती है ना, एक ही करके आप बताया करें तो उसमें थोड़ा जो है वो आवाज़ क्लियर आ जाती है ना। हाँ ठीक है, चलें, इतना आपको पता है। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना मामला, तो उस पर जो है वो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा ना। अभी तो आसान था बिल्कुल, कि फंडामेंटल्स क्वांटिटीज के नाम पूछ लिए मैंने और ड्राइव के नाम पूछ लिए ना, तो जो है वो आपने आराम से बता दिया। अच्छा, और वॉल्यूम, हाँ ये याद रख लें आप, और भी बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज, 2 के आप कम से कम नाम याद रखें ना, वॉल्यूम हाँ और स्पीड। फिलहाल मैंने 2 बताएंगे ना, फिर ऐसा ऐसा हम बढ़ेंगे आगे ना। और जो फंडामेंटल है उनके नाम तो आपको मालूम है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। इसका हम वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह, कॉपी वर्क भी होगा इसका। जो स्टूडेंट थे क्लास के अंदर उन्होंने कॉपी वर्क भी किया है इसका, जो नहीं है तो उनको मैं इंशाल्लाह पीडीएफ जो है वो सेंड करूंगा ना, तो आप साथ साथ काम भी करें ताकि बर्डन ना पड़े आप पर, ठीक है ना। तो ओके सर। जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर 4 सवाल हुए में आपने न्यूमेरिकल्स भी कराया हो? नहीं, न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं करवाया, शायद न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए थे ना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हो गया था ना सर? हाँ फर्स्ट हो गया था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आसान था वो तो, इंट्रोडक्शन है उसके अंदर, इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की, ठीक है ना। और इसके मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा, हाँ पहले क्वेश्चन आंसर फिर न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स हुए हुए, न्यूमेरिकल्स नहीं हुए हुए। हाँ न्यूमेरिकल्स ही हुए हुए ना, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हम जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं फिर इंशाल्लाह। फिर जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, बल्कि आपकी मंडे इंशाल्लाह जो है फिजिक्स हुआ करेगी ना, तो इसी टाइम जो है फिर मैं दोबारा जो है वो लेक्चर के लिए हाजिर होऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।